हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार पांडे आपका डिग्री मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीटी का एक मैराथन वीडियो जो डिफिनीशन केवल था, वो सारा मैराथन वीडियो मैंने सारा नहीं, एक मैराथन वीडियो मैंने एक ही में सभी लगभग सिलेबस को समाहित करने की कोशिश किया है। केवल मालवेयर टॉपिक को छोड़ा है, लेकिन उसको भी दिखाया है। उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हो उसमें। बाकी सारी डिफिनीशन को मैंने हकीकत ज्ञान से समझाने की कोशिश किया दोस्तों। हकीकत ज्ञान से समझाने की कोशिश किया है। थोड़ी बहुत आवाज़ के लिए थोड़े बच्चे इशू थोड़ा सा था उसमें। कहीं कहीं आवाज़ की खरखर आवाज़ आ रही थी, जो माइक में लगता है कि डिस्टर्बेंस के कारण से हुआ था। तो अगर उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे आप, और पूरी वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे, उन थोड़ी बहुत चीज़ को आप देखते हुए हटा के बाकी वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज़ मैंने बताया है केवल कॉपी का रटा रटाया चीज़ नहीं बताया, बल्कि हकीकत ज्ञान दिया है। और मात्र बच्चों 1 घंटा 40 मिनट में आपके सिलेबस को कंप्लीट करवा देना, वो भी हकीकत ज्ञान से। वो भी हकीकत ज्ञान से। ये कोई साधारण चीज़ नहीं होती दोस्तों। एक टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, जो आपके लिए इतना मेहनत करता है। तो आप यूजीसी नेट में जो आईसीटी के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो 1 घंटा 40 मिनट की उस मैराथन के वीडियो को देख लें। और ये दूसरा ये मैराथन वीडियो है। और ये कैसा है, कुछ है तो आईसीटी बेस्ड है, माफ़ करिएगा, पीआईक्यू बेस्ड है। यानी आईसीटी का हमने पीआईक्यू 2025 यानी जो लेटेस्ट जून में जो पेपर हुआ है, अभी लेटेस्ट जस्ट उसी यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ है, उन्हीं पेपरों को मैं हूबहू नहीं, वही पेपरों को मैं लेकर आ गया हूँ। उन पेपर के सॉल्यूशन को सॉल्व कराएंगे, और आप पाएंगे कि हमने जो एक वीडियो आपको 1 घंटा 40 मिनट में बात बता दिया है, उससे आपको अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 90% मदद मिलेगी दोस्तों। और 100% आप इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। कब? जब इस पूरी वीडियोज़ को देख लेंगे। और इसमें भी जो सारे जो नहीं भी ऑप्शन में जो सारे ऑप्शन हैं, उस पर भी हम काफ़ी डिटेल में बात किए हुए हैं, ताकि आपके दिसंबर 2025 के दिसंबर में जो यूजीसी नेट का पेपर हो रहा हो, उसका पैटर्न जो है फॉलो होगा। और एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, जो बच्चे 1 घंटा 40 मिनट के वीडियो के साथ जो पीआईक्यू देख लेंगे, तो उनका काम हमें लगता है कि 2025 का जो दिसंबर है, उसमें से 5 से अगर 7 क्वेश्चन आईसीटी के भी आते हैं, तो पिछली बार दोस्तों 6-7 क्वेश्चन भी आईसीटी के आ गए थे। तो अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं, उनको आप 100% करने में क्या रहेंगे, सही करने में सफल रहेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे रहेगी कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, अब मैं कोई बकवास नहीं करूँगा। आप खुद ही पूरी वीडियो जब देख लेंगे, तो अंत में खुद ही आप कहेंगे कि हाँ भाई, हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हुआ है। यदि बेनिफिट प्राप्त होगा तो प्लीज़ चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, पहला दोस्तों क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखने का प्रयास किया है। दोस्तों, हो सकता है हिंदी में कुछ शब्द इंग्लिश से मैच न करते हों, इसलिए आप इंग्लिश पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आईसीटी कंप्यूटर है। और कंप्यूटर आप सब जानते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर के एक क्या है, शिक्षा है। और वर्तमान में पूरा इंडिया भी इस चीज़ को अच्छे से समझ चुका है, और इंडिया भी पूरा अच्छे से इस चीज़ को पढ़ रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो टर्म जो होते हैं, जो शब्दावलियाँ होती हैं, जो इंग्लिश होते हैं, उनको हिंदी में ज़बरदस्ती अगर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उनके शब्द थोड़े से कठिन हो जाएंगे। इसलिए हमारे ख्याल से आपको इंग्लिश पर ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए। इसलिए आप इंग्लिश पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यूजीसी एग्ज़ाम के 2025 जून मॉर्निंग शिफ्ट में इसका क्वेश्चन है दोस्तों। और ये मतलब जो भी क्वेश्चन आया है, आप देख लीजिएगा मेरे पिछले वीडियो को। मैंने इन सारी ऑप्शन के बारे में अच्छे से बताया है कि कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, और क्यों है। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया है। चूँकि बता दिया है, इसलिए ज़्यादा इस पर मैं जो नहीं दूंगा। आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, और इन सारी क्वेश्चन को चुटकियों में आप हल करते हुए पाएंगे दोस्तों। मेरे शुरू से एक विचार रही है दोस्तों, कि मैं अपना क्वेश्चन कभी भी नहीं बनाता हूँ। मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से क्वेश्चन को लेकर आता हूँ, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को डेराइव कराता हूँ दोस्तों, ताकि हमारे स्टूडेंट में भी वो चीज़ डेवलप हो कि हाँ, सर ने जो पढ़ाया है उसके अंडर से सारी चीज़ें समझ में या क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा बकवास नहीं, सीधे काम की बात करते हैं। इसमें है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो नॉट एन इनपुट डिवाइस, यानी इसमें से कौन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों, ये स्कैनर क्या करता है दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को, स्कैनर क्या करता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को
आप जब एक जैसे आप फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं तो मशीन पर डालते हैं, तो क्या करता है कंप्यूटर, मान लो यहाँ पर एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करता है, तो इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को ये स्कैनर क्या करता है, स्कैन करके इस कंप्यूटर महाराज को देता है, कंप्यूटर महाराज को देता है। यानी डॉक्यूमेंट फाइल को ये वर्ड फार्म में कंप्यूटर को समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में क्या करता है, सेव करता है, स्कैन करने का काम करता है। यानी कहीं ना कहीं कंप्यूटर में इन करने का काम हो रहा है। कभी भी कंप्यूटर में जब इन करने का बात होता है तो वहाँ इनपुट डिवाइस होती है, तो यानी स्कैनर इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार से दोस्तों इनकी परिभाषा का मैंने सारा चीज़ बता दिया है, और आपके समय को देखते हुए मैं सारे परिभाषा बार बार इसमें भी बताऊंगा, तो आपके टाइम क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को समझो। लाइट पेन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इससे भी हम डेटा को इन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और कीबोर्ड तो जेन्युइन सब जानते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से ही हम कोई भी जो है कैरेक्टर को प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ क्या करता है, इन करता है। यानी कीबोर्ड भी क्या इनपुट डिवाइस है। इसमें प्लाटर एकमात्र क्या है, ये दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। ये आपका हो गया क्या, सही। और रहा बात इसकी जो डिफिनीशन देखा जाए, इसका जो हमने सॉल्यूशन कराया है, तो इसके जस्ट दिखाते हैं उसको। हाँ, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन क्या है, सी प्लॉटर, जो कि अभी मैंने बताया है। अब देखिए इनपुट डिवाइस क्या होती है, अगर इस चीज़ को आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस चीज़ में आपको डिराइव कराया गया है कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो इसमें देखो क्या लिखे गया है, लिखे हैं इनपुट डिवाइस वह उपकरण होती है जिसकी सहायता से यूजर कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देता है, जो कि अभी मैंने बताया। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है दोस्तों, देखो ये आउटपुट डिवाइस के बारे में बता रहा है कि वह उपकरण होता है जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग का परिणाम यूजर को दिखाता है। यानी प्रोसेस होने के बाद जो परिणाम है वो यूजर को दिखाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है एग्जांपल के तौर पर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। इस पर डिटेल बात क्यों नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को आपको क्या किए हैं, बता चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो प्लॉटर क्या है दोस्तों, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम लार्ज साइज ड्राइंग बनाने में करते हैं। जैसे मान लो कोई मैप बनाना हो, प्रिंट आउट करना हो, तो उसमें होगा। इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाना हो, जो आर्किटेक्चर होते हैं उसकी ड्राइंग बनाना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लॉटर के माध्यम से उसको क्या आउटपुट के रूप में निकालते हैं। यानी आमतौर पर तुम कहो तो कैड के रूप में इसका प्रयोग होता है, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों मैंने ऑप्शन को भी डेराइव कराने की जो है कोशिश किया है, ताकि आपके ऑप्शन से भी अगले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से कर लें। स्कैनर क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि ये डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में बदल कर कंप्यूटर को देता है। लाइट पेन क्या होता है, तो स्क्रीन पर डायरेक्टली पॉइंट करने वाला एक डिवाइस होता है जो इनपुट के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। और आगे देख लो, प्लॉटर क्या है, तो अभी मैंने बताया। कीबोर्ड क्या है, तो अभी मैंने बताया, और इस चीज़ को आप देख भी सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर। दोस्तों वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। यानी मेमोरी के बारे में आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। मैंने जस्ट पिछली वीडियो में जो 1 घंटा 40 मिनट का है, या 1 घंटा 35 मिनट का, उसमें मैंने सारा चीज़ बता दिया है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब वो मेमोरी जो वोल्टेज डिपेंडेंट हो, वो मेमोरी जो वोल्टेज डिपेंडेंट हो, वोल्टेज क्या हो, डिपेंडेंट हो। वोल्टेज डिपेंडेंट बोले तो जो लाइन रहने पर उसकी डेटा उस मेमोरी में विद्यमान रहेंगे, और जहाँ लाइट या लाइन या वोल्टेज नहीं रहेगा कंप्यूटर में, तो उसके डेटा अपने आप यहाँ से हट जाएंगे। वो क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल और एक होती है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि वोल्टेज डिपेंडेंट नहीं होती है। वोल्टेज डिपेंडेंट नहीं होने का मतलब लाइन कट जाएगी तो भी डेटा परमानेंट उसमें रहता है। तो मैंने इनमें बताया था कि वोलाटाइल मेमोरी वो होती है, कौन कौन वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा तो रैम को बताया था और कैचे मेमोरी को बताया था। ये क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। बाकी सारी चीज़ क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। चाहे रोम हो या हार्ड डिस्क हो या सीडी रोम हो, ये नॉन वोलाटाइल, यानी लाइट अगर चल भी जाए तो भी इसके अंदर डेटा परमानेंटली रहता है। लेकिन रैम में वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, यानी वोल्टेज यानी लाइट अगर तुम्हारे कंप्यूटर में आना बंद हो जाए तो वो स्वतः वहाँ से हट जाता है। चलो अब इसमें देखो, इसके भी डिटेल सॉल्यूशन मैंने दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम अपने से नहीं बनाए हैं, बल्कि एग्जाम में जो आया है वो बताए हैं। यानी आपको मैराथन से क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, आप एक बार मैराथन देखो फिर इसको देखो तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो देखो, तो रैम इसका क्या होगा, उत्तर होगा। विस्तृत अगर व्याख्या देखो तो वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, तो मैंने जो बताया वो चीज़ इसमें लिखा है, उसको आप पढ़ लो। वोलाटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद होते ही नष्ट हो जाता है। रैम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखो दोस्तों, मैं रैम क्या है दोस्तों, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ। यह प्राइमरी मेमोरी होती है
सीपीयू जिस डेटा पर कार्य कर रहा होता है वो रैम में रहता है। यानी तुम्हें मैंने वो कंप्यूटर पढ़ाते समय बताया था जस्ट पहले वीडियो में कि सीपीयू जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, ये होता है इनपुट डिवाइस और ये होता है आउटपुट डिवाइस। अब बीच में होता है प्रोसेसिंग का काम जो सीपीयू करता है। इनपुट डिवाइस से हम डेटा को फीड करते हैं और आउटपुट डिवाइस पर परिणाम को देखते हैं, बल्कि सारी प्रोसेसिंग इसमें होती है। तो इसमें प्रोसेसिंग होती है तो इसमें भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें भी कौन सी मेमोरी होती है, रैम मेमोरी होती है। जो सीपीयू क्या करता है, इस मेमोरी का यूज करता है डेटा को लेने देने में, इसकी क्या करता है, मदद करता है, प्रोसेसिंग में लेता है, इसकी इसी में मेमोरी में रहती है डेटा। और रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, फास्ट एक्सेस भी प्रदान करती है। अगर इसकी फंक्शन की बात करें कि इसकी फंक्शन क्या होती है, तो रैम की फंक्शन में क्या होता है दोस्तों, तो रनिंग प्रोग्राम को स्टोर कर, मैंने जो सीपीयू में हम कोई अगर प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई प्रोसेसिंग सीपीयू कर रहा है, तो सीपीयू जो प्रोसेसिंग कर रहा है, जैसे मैंने कोई डेटा डाला, जैसे मान लो कि तुम 2x4 तुमने डाला मल्टीप्लाई देखने के लिए कि मॉनिटर में क्या दिखे, 8 दिखे। तो 2x4 डालोगे तो सीपीयू क्या करेगा, 2 को खोजेगा, अपने अंदर जो मेमोरी होगा कहीं ना कहीं 2 स्टोर होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन को खोजेगा कि कहाँ किस मेमोरी में है, फिर क्या 4 को खोजेगा किस मेमोरी में है, फिर उसको अपने अंदर लाएगा। तो लाएगा तो किसके अंदर रखेगा, रैम होगी, कैचे मेमोरी होगी, इसके अंदर पहले रखेगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा। यानी प्रोसेसिंग के दौरान इसका रैम का प्रयोग करता है। यानी रनिंग प्रोग्राम को स्टोर करने में इससे रैम का प्रयोग किया जाता है। टेम्पोररी डेटा में, अब डेटा को प्रोसेस करने के लिए टेम्पोररी डेटा में रखने के लिए ही तो प्रयोग करेंगे। दोस्तों एक एग्जांपल देते हैं, मान लो तुम्हें खाना बनाना है, तो गृहिणी जब खाना बना रही होती है तो उसमें छोटी छोटी बर्तन भी रखे रहते हैं। जैसे मिर्चा काटने के लिए ये छोटी कटोरी रखेगी, फिर लहसुन काटने के लिए एक छोटी दूसरी कटोरी रखेगी, ये क्या करेगी, और फिर प्याज काटने के लिए कटोरी रखेगी, और फिर क्या करेगी, उसको कढ़ाई में डाल देगी। कढ़ाई में डालने के बाद कढ़ाई में खाना बन जाएगा। बन जाएगा तो बनने के बाद वो आउटपुट हो गया, वो कहीं पर और पलट देगी। जहाँ पलट देगी वहाँ परमानेंट वहीं पर वो डेटा क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। लेकिन इसको काम करने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग करी, यानी बर्तन का मतलब क्या, स्टोर करने का जगह, वो जो प्रयोग करी वही एक जो में सीपीयू भी काम करता है। तो अपने छोटे छोटे कुछ मेमोरी माने बर्तन रखता है जिसको हम मेमोरी कहते हैं, जिसमें डेटा को स्टोर करके रखता है। इसलिए रखता है ताकि अपने काम को प्रोसेसिंग कर सके। तो क्या इसमें जो प्याज काटा था, ये जिसमें मिर्ची काटी गई गृहिणी काटती है, तो क्या परमानेंट उसमें डेटा रहता है, नहीं दोस्तों। मिर्चा प्याज तुरंत क्या छौंका लगता है, फिर उनका काम खत्म हो जाता होता है। यानी जो डेटा, यानी जो मिर्चा प्याज ये सब है, वो टेम्पोररी टाइम के लिए रखी जाती है जब तक कि प्रोसेसिंग पूरा ना हो जाए। प्रोसेसिंग पूरा होते ही उनका काम क्या होता है, वो डेटा का काम मतलब प्रोसेस में चले जाता है। तो इसीलिए लिखा गया है कि रैम क्या होता है, टेम्पोररी डेटा को रखता है। सीपीयू प्रोसेसिंग में केवल सहायता के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों इतनी डिटेल से मैं बता रहा हूँ, हमें विश्वास है कि आपको एकदम खोल कर चीज़ें बताई जा रही है, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और ऐसी बातें अगर समझेंगे तो दोस्तों जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट। और ये डेटा खाना बनने के बाद क्या होगी, ये डेटा देखो, ये कंप्यूटर थी, ये क्या थी, कंप्यूटर था जो अपना रैम के सहायता से अपना सीपीयू क्या करता था, डेटा को लेकर अपना प्रोसेसिंग करता था। और इनपुट इसको फीड किया था, और प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा को क्या करेगा, कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। भले तुम्हें मॉनिटर पर दिखाता है लेकिन कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। तो वो स्टोर क्या सेकेंडरी मेमोरी में किया जाता है। जैसे जो भी सेकेंडरी मेमोरी हो या अलग से तुम लगाए हो, उसमें क्या करता है, स्टोर कर देता है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होगी। नेक्स्ट। तो जो देखो दोस्तों, अब देखिए रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। एक चीज़ मैंने तुमको अभी उससे पहले भी बताया था कि अगर कोई कंप्यूटर है, और ये कंप्यूटर क्या है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें तुम्हारा इनपुट का ये डिवाइस है, ये तुम्हारा आउटपुट यहाँ पर दिखेगा परिणाम। तो जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या रखता है, मेमोरी रखता है, ये मेमोरी रखता है। तो डेटा को क्या करता है, देखो ये मेमोरी है, ये क्या है, मेमोरी को हम यम कर दिए, ये सीपीयू है। तो ये सीपीयू क्या होता है कि अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए मेमोरी में जो सेव डेटा हैं उनसे डेटा को लेता है अपने तरफ। जब डेटा को अपने तरफ लेता है तो यानी ये कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है। तो जब डेटा को लेगा मेमोरी से तो उसे रीड कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। और प्रोसेसिंग करने पर जब डेटा मेमोरी में क्या करेगा, स्टोर करेगा, तो उसको हम राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। तो जो हमारा रैम मेमोरी होती है दोस्तों, रैम मेमोरी जो सीपीयू के अंदर हम लगाते हैं, सीपीयू प्रोसेसिंग में उसका प्रयोग करती है। तो रैम एक क्या है, रीड और राइट मेमोरी है। यानी सीपीयू डेटा रैम से लेती भी है और काम पड़ने पर कुछ समय के लिए रैम में रखती भी है। ठीक है ना, सीपीयू
डेटा रैम से लेती भी है और काम करने होने के बाद रैम में डेटा को रखती भी है, यानी रीड राइट दोनों करती है। देखिए अगर रोम की बात करोगे तो रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें डेटा जो भी होती है परमानेंटली स्टोर रहता है। और एक बार डेटा स्टोर जब रहता है इसमें, तो सीपीयू केवल इसमें से डेटा को लेने का काम करती है। क्या करती है? केवल डेटा को लेने का, यानी रीड करने का। रीड करने का मतलब क्या है? मेमोरी से डेटा हमारा सीपीयू में जा रहा है, रीड मैंने सीपीयू क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, ले रहा है। और राइट का मतलब क्या होता है? कि सीपीयू हमारा डेटा जो है राइट यानी किसी मेमोरी में दे रहा है। तो कभी भी सीपीयू रोम में मेमोरी को नहीं देता है, बल्कि परमानेंट रोम क्या होती है? एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा पहले से विद्यमान रहता है। उसमें से सीपीयू क्या करती है? केवल उसमें से रीड यानी केवल लेने का काम करती है। यानी एक प्रकार के रोम क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है जो केवल रीडेबल होती है, यानी सीपीयू उससे केवल रीड करता है, उसमें जाकर राइट नहीं करता है। तो इन बातों को ध्यान रखना दोस्तों। तो रोम क्या है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी, यानी ये परमानेंट मेमोरी। क्यों? मैंने बता दिया। पावर ऑफ होने पर भी डाटा सुरक्षित रहता है, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है, जो कि ये भी बात जो है मैंने बता दिया। ये सब नॉन वोलेटाइल होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। रैम क्या होती है? टेम्पोररी मेमोरी होती है, पावर ऑफ होने पर डाटा डिलीट हो जाता है। सीडी रोम भी क्या होती है? सीडी का फुल फॉर्म अगर आएगा तो क्या करोगे? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी ऑप्टिकल स्टोरेज होता है, रीड ओनली होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। वही चीज़ दोस्तों, मैं मेमोरी का सारा चीज़ मैंने बताया है, वही चीज़ ये बता रहा है। दोस्तों ये पहला अगला क्वेश्चन है, व्हिच सॉफ्टवेयर इज इसेंशियल टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है? कंप्यूटर हार्डवेयर दोस्तों मैंने आपको बताया, हार्डवेयर यानी जिसको टच कर सको। जैसे इनपुट के रूप में देखो तो तुम्हारा कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सभी हार्डवेयर हैं। और प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस हो गया। प्रोसेसिंग यूनिट में देखो तो सीपीयू के जो पार्ट होते हैं वो सभी क्या है? ये तुम्हारे हार्डवेयर हैं। और आउटपुट में देखो जैसे मॉनिटर हुआ, मॉनिटर ये इस पर रिजल्ट दिखाता है, ये क्या है? ये भी हार्डवेयर है। लेकिन क्या इस हार्डवेयर से ही हमारा काम चल जाएगा? नहीं दोस्तों, इस हार्डवेयर से ही काम नहीं। ये मान लो वायर से इंटरकनेक्टेड होता है ना, वायर से इंटरकनेक्टेड होता है। लेकिन क्या केवल वायर से इंटरकनेक्ट करने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्कुलेशन होना चाहिए। तो जो सर्कुलेशन यानी डेटा को फ्लो कराने का काम करेगा, जो डेटा को क्या करेगा? फ्लो कराने का काम करेगा, वो कोई ना कोई होगा माध्यम। तो माध्यम तो ये सब चीज़ हैं, यही सब माध्यम है। लेकिन कौन कराता है? तो वही कराती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करती है? सॉफ्टवेयर क्या कहती है? तो एक बात समझ लो, तुम्हारा शरीर ये सब क्या है? हार्डवेयर है। जैसे तुम्हारी कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर है, यानी हमारा शरीर हार्डवेयर है। लेकिन ये हार्डवेयर तब तक संचालित नहीं हो सकता जब तक हमारे शरीर में आत्मा ना हो। हमारे शरीर में जब तक आत्मा है तब तक हम काम करते हैं। आत्मा का मतलब क्या हुआ? जान। जान यानी जीवन, ठीक है ना। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर है जो दिखती नहीं है लेकिन वही पूरा काम संचालित करती है। यानी मेरा हाथ चलता है, पैर चलता है, आँख हमारी चलती है, ऐसे ऐसे करते हो तो ये सारा चीज़ क्यों हो पाता है? क्योंकि मेरे अंदर जान है। जान बोले तो आत्मा है, यानी आत्मा तुम्हें देखती है? नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी उसी की वजह से पूरा चीज़ संचालित होता है। यानी हमारा जो हाथ है वो हार्डवेयर है, सारा शरीर हमारा जो भी बना है वो सब हार्डवेयर है। वो हार्डवेयर तभी काम करेगा, हिलेगा डोलेगा या अपने अंदर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तब होगा। मैंने कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, यानी हमारा मन किया हाथ उठाने का तो हाथ उठा लेते हैं, मन किया पैर उठाने का पैर उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि हमारी आत्मा, हमारी जीवन, जान, वैसे ही सेम टू सेम कंप्यूटर में हमारा सॉफ्टवेयर का काम वही होता है। यानी हार्डवेयर में क्या करती है? इंटरफेस करती है हार्डवेयर को। सारे हार्डवेयर के पार्ट हैं उनको क्या करती है? एक दूसरे से कनेक्टेड करती है। इंडिविजुअली क्या करती है? कनेक्टेड करती है और वर्क को कराता है सॉफ्टवेयर जो अंदर समाहित होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है, जो हमने बताया, वो सॉफ्टवेयर जो है 3 प्रकार से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। जो लोग नहीं देखे हैं वो देखें हैं, तो उसको जाकर आप लोग देखेंगे तभी आपका काम बनेगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है? तो आपका इसमें से कौन सा हार्डवेयर जो है हार्डवेयर नहीं, माफ करना, कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करने कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही सिस्टम को क्या करता है? चलाता है, या उनके हार्डवेयर को इंटरफेस करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर है। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या पढ़े हैं और इसमें क्या लिखा है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो लिखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। यानी यूजर यानी क्या? इनपुट। यूजर मतलब क्या? हम और आप। हम आप जो चाहते हैं वो क्या करते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर को जो है फिट करते हैं डेटा, यानी हम यूजर हो गए।
और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही तो हम जो है अपनी कीबोर्ड के माध्यम से उसमें फीड किए, तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हमारा यहाँ से वहाँ डेटा गया और जाकर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोसेस हुआ। यहाँ से यहाँ डेटा गया, यहाँ प्रोसेस कैसे होगा, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही। तो वही कह रहा है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करती है, इंटरफेस करने का काम करती है, या यूँ ऐसे भी कहूँ तो हार्डवेयरों के बीच भी इंटरफेस करने का काम ये कर रही है ना। कोई भी जो काम करवाने का काम कर रहा है, इसमें जो भी हम डेटा देते हैं, डिज़ाइन देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, प्रोग्राम जो प्रोसेसिंग होता है वो कराता कौन है, तो सॉफ्टवेयर ही कराता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ गया, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या हैं, प्रकार हैं। जैसे डिवाइस ड्राइवर्स हुआ, ये सब हैं। उसका काम देखो अगर बढ़िया से और अच्छे से सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो ये क्या करती है, हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करना, यानी जो हार्डवेयर लगाए गए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको इंटरफेस करने का काम करेगी यूजर कमांड से। यानी यूजर क्या कमांड देता है उसको हार्डवेयर तक पहुंचाती है, जो कि अभी मैंने बताया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने योग्य बनाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, तो कंप्यूटर में और सीपीयू जो है चलता है, उसको एग्जीक्यूट कराने में सहायता करता है, क्या, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है, किसी एप्लीकेशन यानी किसी एक विशेष कार्य के लिए इसे बनाया गया होता है, उसको चलने योग्य बनाती है कौन, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही चलने योग्य बनाती है। बाकी डिटेल अभी आगे बताए हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, आप अगर ऑप्शन को अगर विस्तृत समझें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है, तो यूजर स्पेसिफिक टास्क के लिए इसे बनाया जाता है। जैसे MS वर्ड हुआ, या कोई आप गेम देखते हैं वो हुआ, ये MS वर्ड हुआ, गेम देखते हैं वो हुआ, ये सब क्या है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए, यूजर के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात बात समझ में आई है दोस्तों। हाँ, अब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होती है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर हम देखेंगे तो क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है, तो ये सिस्टम मेंटेनेंस का काम करती है। यानी जो हमारे सिस्टम लगे हुए हैं, बने हुए हैं, उसके मेंटेनेंस का काम करती है। जैसे एंटीवायरस हुआ, एंटीवायरस क्यों डलाते हैं दोस्तों, ताकि हमारे अंदर जो कंप्यूटर के अंदर वायरस आते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। तो सिस्टम मेंटेनेंस से जुड़े जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है अभी मैंने बताया। अब आगे नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बायोस इज स्टोर इन व्हिच मेमोरी। बायोस दोस्तों रोम में स्टोर होता है। बायोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो चलो देख लेते हैं बायोस का मतलब डिटेल में। तो बायोस दोस्तों अगर देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं हम, अगर देखा जाए तो बी से होता है बेसिक, आई से होता है इनपुट, ओ से होता है आउटपुट, ए से होता है सिस्टम। यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी एक्चुअल में करता क्या है, तो जो हमारे बायोस का मतलब होता है ये ये क्या करता है, सेल्फ टेस्टिंग का काम करता है। यानी कंप्यूटर तुम जब स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते ही ये तुरंत हार्डवेयर के पार्ट और जितने सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं उनको, हार्डवेयर के पार्ट को क्या करता है, चेक करता है कि काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हार्डवेयर क्या करता है, एक तरीक़ा से कहो तो बूस्टिंग का काम करता है। यानी जो कंप्यूटर जब चालू करते हो तो सबसे पहला काम हमारा बायोस का ही होता है। तो क्या होता है, और अगर डिटेल में देखना चाहो तो चलो देख लो। तो यह क्या होता है, यह कंप्यूटर स्टार्ट होने पर सबसे पहले एक्टिव होता है, कंप्यूटर के बेसिक हार्डवेयर को चेक करता है। और क्या चेक करता है, तो देखो, तो अगर बायोस का फंक्शन देखोगे तो पोस्ट पर काम करता है। पोस्ट का मतलब बायोस किस पर काम करता है, पोस्ट पर काम करता है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन, माने कंप्यूटर के पावर को ऑन करते ही सेल्फ टेस्ट करने लगता है, जैसे हार्डवेयर सही है या नहीं इसका जांच करता है। यानी कुल मिला के बूटिंग प्रोसेस शुरू करना, यानी बूटिंग प्रोसेस शुरू करने लगता है। मैंने समझ रहे हो, बायोस तुरंत एक्टिव होता है। कब एक्टिव होता है, तो पावर ऑन करते ही सेल्फ टेस्ट करने का काम करता है। और बायोस क्या करता है, देखो बायोस है क्या, देखो बात समझो, ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है। और ये इंस्ट्रक्शन किस में सेव रहता है, तुम्हारा मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में सेव रहता है ये इंस्ट्रक्शन, ये रोम में सेव होता है। क्यों रोम में सेव रखते हैं इसे, क्योंकि रोम एक परमानेंट मेमोरी है जो हमेशा पड़ा रहे, यानी परमानेंट मेमोरी है। अब बायोस को हमें हमेशा रखना, ये नहीं कभी रखें और बाद में उसे हटा दें, उसे परमानेंट रखना है। तो बायोस एक प्रकार का क्या है, इस पर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। यानी किस में सेव रहता है, हमारे रोम मेमोरी में सेव रहता है इंस्ट्रक्शंस। ये इसमें इंस्ट्रक्शंस ये क्या रहेगा, सेव रहेगा। तो इसका काम क्या कर होता है कि पावर ऑन होते ही ये क्या करता है, टेस्ट करने का, सेल्फ टेस्ट करने का काम करने लगता है कि हार्डवेयर सही है या नहीं, इसकी जाँच करेगा, बूटिंग प्रोसेस शुरू करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में सहायता करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों लोड करने में सहायता करेगा, ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही की पूरी कार्य संचालन प्रदान करती है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात क्या, तो रूम में क्यों रखा जाता है दोस्तों, अभी मैंने बताया कि बायोस परमानेंट इंस्ट्रक्शंस देता है, पावर ऑफ होने पर भी सुरक्षित रहे इसीलिए इसे रूम में रखा जाता है। बात समझ में आ गई क्यों। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन की कुछ थोड़ा देखते हैं। तो रैम रैम क्या है, टेम्पोररी मेमोरी है पता है। रोम परमानेंट स्टोरेज है। कैसे क्या है, हाई स्पीड मेमोरी, सबसे हाई स्पीड मेमोरी कैसे ही होती हैं। रजिस्टर क्या होती है, सीपीयू इंटरनल मेमोरी। रजिस्टर दोस्तों मैंने बताया है कि हर मेमोरी में जो ये एक हर मेमोरी में जो एक सेल होता है, जो एक बीट को स्टोर करता है, और जो एक बीट को स्टोर करता है उसी को हम कहते हैं रजिस्टर, ठीक है ना। रजिस्टर का मतलब ये भी, इसको भी हम रजिस्टर भी कहते हैं। कई रजिस्टर मिलकर भी एक रजिस्टर का नाम होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसी को हम रजिस्टर कहते हैं जो एक बिट को स्टोर करे। और ये रजिस्टर जो होता है कैसे से भी हाई स्पीड होता है क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है। तो सीपीयू इंटरनल मेमोरी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी निम्नलिखित में से कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। दोस्तों ये 29 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझ लो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि यूजर को फ्रीली अवेलेबल होते हैं। फ्रीली क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे तुम व्हाट्सएप चलाते हो तो ये इसके जो सॉफ्टवेयर होंगे वो क्या फ्रीली अवेलेबल हैं। तो ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। और एक चीज़ समझो, और इसमें एक चीज़ और जुड़ा रहता है, वो चीज़ यूजर चाहे तो इसे मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होती है, तो जिसको यूजर फ्रीली, उसके लिए यूजर के लिए क्या रहा अवेलेबल रहे, और यूजर चाहे तो इसमें मॉडिफाई भी कर सकता है। जैसे विंडोज़ का मतलब ये तो सॉफ्टवेयर है। एम एस ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है। एम एस ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। किसी काम के लिए बना रहता है एम एस ऑफिस, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे एम एस एक्सेल हुआ किसी एक पर्पज़ के लिए है, एम एस वर्ड हुआ ये किसी एक पर्पज़ के लिए है, ठीक है। अब ओरेकल हुआ ये भी ओपन सोर्स नहीं है। तो लाइनक्स क्या होता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम देख लें क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कौन है, तो हमारा कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये चीज़ तो आपने नहीं देखा। तो इसका उत्तर है लाइनक्स। लाइनक्स हमारा क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, तो देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह होता है जिसका सोर्स कोड क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है। किसके लिए, यूजर के लिए। इसकी विशेषता क्या होती है, तो इस चीज़ की विशेषता होती है कि ये यूजर के लिए क्या रहती है, फ्री टू यूज होती है, मॉडिफाई करने की अनुमति होती है, कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट इसमें होता है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या था। तो विंडोज़ क्या है, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी इसका कोई ना कोई होता है, किसी ना किसी की प्रॉपर्टी ये होती है। और आगे देखो, एम एस ऑफिस क्या होती है, लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होती है। यानी कुछ चीज़ तो तुम फ्रीली यूज कर लोगे, कुछ चीज़ें तुम जरूरी नहीं है फ्रीली यूज करो। लाइनक्स क्या होती है, ये ओपन सोर्स होते हैं भैया। ओरेकल क्या होती है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर है वो ओरेकल। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 में अभी हमने उसको कई कैटेगरी में बांटा हुआ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कई कैटेगरी में बांटा था। पार्ट 1 में आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस का था, मेमोरी थी, सॉफ्टवेयर थी, ये हमारे पार्ट 1 में था। जो मैंने आपको नहीं बताया, इनमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी। क्या क्या मैंने हम बताया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है ये बताया, मेमोरी के बारे में डिस्कस किया, और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने इस पार्ट में डिस्कस किया। तो इनपुट भी आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने बताया, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल बताया। एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों, रैम और कैच ये वोलाटाइल है, रैम और कैसे ये वोलाटाइल है, बाकी सब नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का रोल क्या होता है बताया, बायोस के बारे में बताया कि बायोस कहाँ होती है, रोम में होती है, जिसका काम बूटिंग के लिए होता है। बूटिंग का मतलब कंप्यूटर जब चालू होती है तो तुरंत ये बायोस एक्टिव हो जाता है और हार्डवेयर को चेक करता है कि सही पोजीशन है कि नहीं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या करता है, स्थापित करता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर इंटरनेट से जुड़े प्रश्न देखेंगे, www से जुड़े प्रश्न देखेंगे, प्रोटोकॉल्स से देखेंगे प्रश्न, ईमेल से देखेंगे प्रश्न, यूआरएल से आए क्वेश्चन देखेंगे, आईपी एड्रेस से आए क्वेश्चन को देखेंगे, जो यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए हैं जून 2025 में। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और उसके अनुसार हम परिभाषा को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न को। दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न और कहता है व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर, मैंने WWW का तुम्हारा क्या पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पहला है वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा है वर्ल्ड वेब वाइड, ये गलत सीक्वेंस है। तीसरा है वेब वर्ल्ड वाइड, ये भी गलत सीक्वेंस है, ये भी गलत है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब
वर्ल्ड वाइड वेब यही है, वर्ल्ड यानी पूरे विश्व, वाइड यानी पूरा चौड़ा यानी फैला हुआ, वेब यानी एक स्थान, एक जगह जहाँ सर्वर होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके अंदर और इसके डिफिनेशन को कि ये क्या होता है। हाँ, तो ये ऑप्शन ए ही राइट आंसर था, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर इसकी व्याख्या और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ध्यान दें, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो ध्यान से आप समझिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए जानना भी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी सर्वर जब आप सर्च करते हैं, किसी की वेबसाइट अगर मानते हैं तो पहले www से ही स्टार्ट होता है, यानी शुरुआती यहीं से तुम्हारा स्टार्ट होता है। तो देखो www क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है उपलब्ध है, यानी यहाँ पर क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है उपलब्ध है, जिसमें यानी इस www यानी वर्ल्ड वाइड वेब एक बड़ा सा वेब है जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है मौजूद है। ये एक्चुअल में क्या है, www इन्फॉर्मेशन का एक बॉक्स है जो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद रहती है, समझो। इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें टेक्स्ट यानी सारे टेक्स्ट जो तुम सर्च करते हो, ये पूरी टेक्स्ट, पूरा इमेज, किसी की भी तुम इमेज देखते हो सर्च करते हो तुरंत मिल जाता है, ऑडियो किसी भी गाना वाना कोई भी सुनते हो, किसी की रिकॉर्डिंग वगैरह सब ऑडियो इसमें क्या रहती है उपलब्ध रहती है, वीडियो यानी तुम कोई भी पिक्चर देखते हो, तुम यूट्यूब पर मान लो यूट्यूब हटाओ, क्रोम पर भी जाते हो सर्च करते हो तो तुम्हें सारे वीडियो यानी सारे इन्फॉर्मेशन जितना भी है तुम नेट से सर्च करते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होता है, कहाँ पर मतलब कौन से सिस्टम में स्टोर होता है, तो ये www में पूरा इन्फॉर्मेशन क्या रहता है उपलब्ध रहता है। तो ये सभी आदि वेब पेज के रूप में क्या रहता है उपलब्ध रहते हैं, ये नहीं एक ही जगह नहीं, माने पूरे अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें ऑडियो वीडियो सीडियो पता नहीं क्या क्या रहता है, सबके अलग अलग पार्ट होते हैं, उनमें क्या रहता है ये स्टोर होते हैं। तो वही लिखा है ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें ये सारी चीज़ एक वेब पेज के रूप में, वेब पेज के रूप में उपलब्ध होता है। इन वेब पेज को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो जो वेब पेज हैं उस पर कैसे एक्सेस करते हैं हम, इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो इंटरनेट एक माध्यम है, तो इंटरनेट कैसा माध्यम है, इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट मतलब क्या, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कई सारे नेटवर्क जुट के जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी जो www है, वहाँ पर कई सारे नेटवर्कों के नेटवर्क जुट के, जैसे हमने अपने मोबाइल में टाइप किया तो ये सारे फ्रिक्वेंसी जनरेट होकर नेटवर्क पर गया, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क, ये नेटवर्क जाते 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 किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्ट हुआ, इस तरीक़ा से कई पार्ट में जाकर हम www के पास हमारा वो फ्रिक्वेंसीज पहुँचती है और उस फ्रिक्वेंसी पर जो हम सर्च करे रहते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पर जो चीज़ लोडेड रहती है वो हमें शो अप होने लगती है। सारा चीज़ समझ लेना एक फ्रिक्वेंसी का ही खेल है दोस्तों। कई सारे फ्रिक्वेंसी आपस में दोस्तों डिवाइडेड रहते हैं, जैसे 100 हर्ट्ज़, 200 हर्ट्ज़, 300 हर्ट्ज़, मान लो कि 100 हर्ट्ज़ के लिए कुछ अन्य एरिया के लिए रख दिया गया, 100 से 200 हर्ट्ज़ के लिए किसी अन्य चीज़ के लिए रख दिया गया। तो ये सारे जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होता है इसे तो तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन ऐसे समझो कि इंटरनेट ये सब क्या है, ये जो काम कर रहा है नेटवर्कों का नेटवर्क, ये सब इंटरनेट काम कराता है, तो इसको हम इंटरनेट के अंडर में रखते हैं। और जो ये वेब पेज हैं वो www जो है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें है, जो वेब पेज के रूप में बटे होते हैं। तो इंटरनेट क्या करता है, ये ऐसा माध्यम होता है जो यूजर को सहायता प्रदान करता है उस वेब पेज पर क्या करने को जाने के लिए, एक माध्यम प्रदान करता है इंटरनेट, ताकि हम वेब पेज पर चले जाएं और वहाँ पर हम जो चीज़ सर्च करें वो वहाँ उपलब्ध है, वहाँ से हम उस चीज़ को वापस फिर देखते हैं, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। कौन, तो ये प्रोसेस है इंटरनेट का कि तुम्हारा क्या काम करता है इंटरनेट, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हें पहुँचाता है और यहाँ पर जो डेटा उपलब्ध रहता है जो www में रहता है, वहाँ से डेटा को लाकर तुम्हें प्रदान कर देता है। तो बात समझ में आया कि नहीं, कि वेब पेज को इंटरनेट के माध्यम से ही हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, तो ये सारी चीज़ बताया। तो मैं ये कहूँ www और इंटरनेट में क्या फ़र्क है, तो बात समझ में आ गया। तो ये www क्या है, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, यानी वहाँ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी नेटवर्कों के नेटवर्क का एक समूह है जो क्या करता है, यूजर को कई इंटरनेट के माध्यम से, कई नेटवर्क के माध्यम से जो चीज़ खोज रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, उसको वेब पेज के पास ले जाता है और वहाँ पर मौजूद इन्फॉर्मेशन को तुमको ला कर देता है। तो ये माध्यम हमारा इंटरनेट का हो गया। और यहाँ पर जो मौजूद होता है, कहाँ मौजूद रहता है, www में मौजूद रहता है, जो वेब पेज के रूप में रहता है। तुम्हारी कोई भी इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो या वीडियो हो। तो मोटा मोटी ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसी में क्या और समझाए हैं हम।
देखो दोस्तों, मैंने यहाँ बताया भी है, इंटरनेट और डब्ल्यू एक नहीं है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। और डब्ल्यू क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध इन्फॉर्मेशन का संग्रह है, यानी जहाँ इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है, कहाँ रहता है? डब्ल्यू वो है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कई सारे नेटवर्क का एक जाल है जो यूजर को क्या करता है, इस डब्ल्यू पर जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक ले जाने में मदद करता है, और वहाँ से डेटा को ले आने में भी मदद करता है। यानी ले जाने, हमने जो सर्च किया वो चीज़ यहाँ पर जाएगा, फिर वहाँ से चीज़ लेकर आएगा। ये काम कौन करता है? तो इंटरनेट करता है। कैसे? तो नेटवर्क, कई सारे नेटवर्क के माध्यम से ये काम करता है। बहुत इजीली तरीक़े से बता रहा हूँ। क्लास 2 या 3 का भी बच्चा होगा दोस्तों, तो इस चीज़ को समझने में हमारे हिसाब से सक्षम रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, इस चीज़ को समझेंगे हकीकत ज्ञान से दोस्तों, तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन को हमेशा सही करके ही आएँगे। चलिए अब देखते हैं आगे कि डब्ल्यू कैसे काम करता है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ और देखो, समझो डब्ल्यू कैसे काम करता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि ये जो डब्ल्यू है, ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, यानी इसमें इन्फॉर्मेशन होती है जो वेब पेज के रूप में कन्वर्ट होती है, वेब पेज के रूप में होती है। तो डब्ल्यू क्या होता है दोस्तों? इसमें इन्फॉर्मेशन होता है, और वो इन्फॉर्मेशन वेब पेज के रूप में स्टोर रहता है, वेब पेज में स्टोर रहता है, ठीक है। और ये वेब पेज किसी न किसी लैंग्वेज में बनते हैं। वो किस लैंग्वेज में बनते हैं? तो HTML लैंग्वेज में बनते हैं। हम लोग कैसे इंटरनेट से हम लोग कोई भी पेज पर एक्सेस करते हैं, तो इस चीज़ को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हो, तो उसके लिए वेबसाइट तुम खोजते हो कि उसका वेबसाइट क्या है। तो उस वेबसाइट को अगर देखा जाए तो उसमें जो वेबसाइट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो URL नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? URL क्या होता है? तो देखो ध्यान से, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे गूगल का देखा जाए तो अगर उसका क्या होता है, HTTP, गूगल का अगर वेबसाइट लिखें या URL लिखे तो इसे देखोगे HTTP, 2 स्लैश हो गया, और फिर होता है क्या तुम्हारा HTTP भी होता है। कभी कभी तुम कहीं कहीं देखते होगे, अदर पेन से लिखते हैं, तो वेबसाइट मांगते हैं दोस्तों, और उस पर विजिट करने के लिए ये हम कोड के रूप में लिखते हैं। तो ये जो जिसको तुम वेबसाइट कहते हो कि हमें वेबसाइट बताइए, तो तुम इस वेबसाइट को डालते हो, तो इस प्रकार से एक वेबसाइट तुम लिखते हो। ये क्या है दोस्तों? एक्चुअल में इसी को हम URL कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो कोडेड फार्म लिखा गया है, ये किसी यूनिफॉर्म के रूप में लिखा गया है, जिसे URL कहते हैं। URL का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसके नाम से देखो स्पष्ट है। यूनिफॉर्म में मतलब क्या होता है दोस्तों? कि एक यूनिक रूप में रहेगा, ये नहीं कि जैसे चाहो वैसे ही लिख दो। एक यूनिफॉर्म के रूप में रहेगा, एक क्रम के रूप में रहेगा, जिसका क्रम ये होगा। इस क्रम में जो ये होता है, ये क्या होता है ये देखेंगे हम। ये जो क्रम होता है दोस्तों, इस क्रम में ये जो पहला ये है, या HTTP होगा या तो HTTPS होगा। ये क्या है दोस्तों? ये है प्रोटोकॉल। ये क्या है दोस्तों? ये है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बोले तो तुम्हारा जैसे इंटरनेट चलाने के लिए एक प्रोटोकॉल होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल अगर कहोगे तो क्या होता है? तो ये होता है सेट ऑफ रोल। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रोल, माने एक नियम होता है, नियमों का समूह होता है तुम्हारा HTTP, तो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। उस प्रोटोकॉल में ये HTTP, या एक होता है क्या तुम्हारा, एक होता है दोस्तों TCP, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं दोस्तों? तो सेट ऑफ रूल, यानी इंटरनेट चला रहे हो तो उसके लिए कोई रूल होते हैं, रूल का सेट होते हैं, ये सारा चीज़ होता है। अब आगे देखो ये क्या होता है अभी हम समझेंगे, लेकिन पहले को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं, ये जानना जरूरी है। उसके बाद ये तुम्हारा जो डब्ल्यू आता है, या इसके बाद जो आता है वो कहलाता है हमारा सब डोमेन। क्या कहलाता है? सब डोमेन। नाम याद रखना, ये क्या है? सब डोमेन। किस नाम से ये जाना जाएगा? सब डोमेन के नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है ये तुम्हारा मेन चीज़ होता है, जिस चीज़ को तुम सर्च कर रहे होते हो, या तो ये www.google.com है, यहाँ पर हो सकता है www.webindia.com, यानी जो भी होगा ये मेन होगा। इसी के लिए तुम सर्च करते सर्च करते हो, यही मेन वाला चीज़ होता है, जिसको हम डोमेन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डोमेन नाम से जानते हैं। और याद रखना ये भी जो काम भी है, ये भी डोमेन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? प्योर डोमेन कहते हैं, और इसको एक्सटेंशन ऑफ डोमेन कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डोमेन है, डोमेन का बड़ा हुआ रूप।
दोस्तों ये क्या दिखाता है कि जैसे डॉट कॉम यानी कमर्शियली, यानी ये कमर्शियल है। अब जानते ही हो कि यहाँ पर डॉट इन होता है, डॉट इंडस्ट्री के लिए कुछ अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, ये चीज़ बताता है, ठीक है। इसे अगर सरकारी रहता है तो देखते हो लिखा रहता है सरकारी के लिए, कोई गवर्नमेंट रहता है तो .gov.in लिखा रहता है, GOV यानी गवर्नमेंटेड। तो ये चीज़ आपको शो अप करता है। मेन जिस वेबसाइट पर हम जाते हैं और जिस नाम से हम सर्च कर रहे होते हैं, ये हमारा बीच में रहता है, जिसको डोमेन नाम से जानते हैं। और इससे पहले क्या होता है, ये www या जो भी यहाँ पर वीडियो जो भी यहाँ पर आएगा वो क्या होता है, सब डोमेन होता है। इसके पहले जो होता है ये प्रोटोकॉल होता है। और प्रश्न होता है कि इस प्रकार से हम जो लिखते हैं, इस पूरे लिखे हुए रूप को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं URL। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ये रिसोर्स यानी जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं, रिसोर्स का मतलब जो चीज़ हम हमारी सोर्सेस हम सर्च कर रहे हैं, हमें जो सोर्स चाहिए उसका उस रिसोर्स का लोकेटर हमारा ये होता है, ठीक। इसके नाम से ये स्पष्ट है। और जैसे तुम्हारा कोई कॉलेज का नाम लो, जैसे गूगल के अलावा गूगल में तुम जाते हो तो सर्च करते हो, जैसे तुम क्या सर्च करना चाहते हो, कोई भी वेबसाइट, जैसे HTTP, ठीक है। तुमने सर्च किया www डॉट किसी का भी वेबसाइट, मान लो कि तुम्हें इग्नू का ही वेबसाइट मान लो, तो ये igno.com या igno.gov.in ये भी हो सकता है, जो भी हो, ये सारी चीज़ें। तो ये तुम सर्च करोगे तो क्या करोगे, इसके वेबसाइट पर तुम चले जाओगे। तो ये इसके लिए एक यूनिक कोड होना चाहिए ना, कोई एक एड्रेस होना चाहिए, जिससे हम उस क्या नाम है, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो www लिखते हैं हम, ये क्या होता है, वेब सर्वर होता है। इसको वेब भी कह सकते हो, ये वेब सर्वर है। क्या है, वेब सर्वर है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या रहता है, स्टोर रहता है। इन्फॉर्मेशन वेब पेज के रूप में यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन, चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, इमेज हो या कोई ऑडियो हो, ये सभी यहाँ पर जो क्या रहता है, वेब पेज के रूप में, वेब पेज के रूप में क्या रहता है, वेब पेज के रूप में स्टोर रहता है। इसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो इसमें तो बहुत सारा स्टोर है, उन सब का एक URL होगा, सबका एक क्या होगा, URL होगा। तभी तो तुम किसी पर्टिकुलर चीज़ में जाकर क्या करोगे, एक्सेस करोगे। नहीं तो ऐसे जैसे मान लो किसी का एड्रेस ना हो, ऐसे चित्र वित्र करके रखा हो, तो तुम कहाँ किसी भी चीज़ पर एंट्री करके उस चीज़ को ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। तो अब देखो इस चीज़ को हम अच्छे से समझाते हैं ताकि तुम अच्छे से जो है समझ पाओ। तो देखो जैसे तुम एक क्या हो, क्लाइंट हो, हम जो सर्च करता है ब्राउज़र पर उसे क्लाइंट कहते हैं। तो क्लाइंट कहो या यूज़र कहो, कोई दिक्कत नहीं, मान क्लाइंट कहो या तुम्हें हम यूज़र कह दिए। तुम्हें मन कर रहा है किसी के मैंने पिक्चर देखने का, या किसी वेबसाइट पर तुम्हें इंटर करने का, या मान लो कोई फार्म भर रहे हो, जैसे UGC नेट का ही तुम फार्म भर रहे हो। तो UGC नेट का जो फार्म भर रहे हो, तो तुमने फार्म को क्या कर दिया, तुमने UGC नेट फार्म भरने के लिए तुम क्या करोगे, उसकी वेबसाइट पर जाओगे। तो जो तुम्हारी वेबसाइट तुम डालोगे, जो UGC नेट का वेबसाइट होता है, तो डालोगे तो इसी फार्म में डालोगे। यहाँ पर क्या रहेगा, .ugc.in या ugc.nac.in होगा, जो भी होगा यहाँ पर होगा। बाकी ये सारी चीज़ रहेगा, यानी डोमेन नाम में केवल चेंज होगा, और बाकी इसके कमर्शियल की जगह पर कुछ और होगा। हाँ, बाकी ये सारी चीज़ें होगा। तो जो ये होगा, जो तुम्हारा वेबसाइट है, तो उस यूनिफॉर्म के रूप में जो लिखा जाएगा उसी को URL कहते हैं। यानी अब देखो तुम्हारी UGC नेट का NTA जो एग्ज़ाम कराती है, वो अपना सर्वर के पास कुछ ना कुछ अपने डेटा को दी होगी, सेव करी होगी, कहीं ना कहीं इसमें होगा उसका सर्वर, कहीं ना इसी सर्वर में कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, उसका कोई लोकेशन होगा। उस लोकेशन का ही ID या कहो तो उस लोकेशन का ही एड्रेस तुम्हारा URL में छिपा रहता है, URL में छिपा रहता है। जहाँ तुम URL को डालते हो तो तुरंत URL यानी ये URL डालते हो तो तुरंत तुम्हारा उससे क्या होता है, ये यूजर है, URL डालते ही तुम उससे क्या होता है, इंटर कनेक्ट हो जाते हो, और जो तुम चाहो उसमें तुम कर सकते हो, चाहे फार्म भरो, एडिट करो, जो मर्जी वो कर लेते हो। लेकिन दोस्तों इस कोड से ही तुम समझ सकते हो कि इससे क्या क्या होता है, ठीक है ना। इसमें ही सारी चीज़ तुम समझ सकते हो। चलो समझो, देखो जो HTTP लिखा है, ये है तुम्हारा क्या दोस्तों, URL है। URL क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे बता दिया। एक प्रकार का किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे ये है, इस रूप में लिखा जाता है। हमें जहाँ जाना रहता है वहाँ पर ये पहुँच जाता है। जैसे ये वेब सर्वर है, ये क्या है, वेब सर्वर यानी क्या, तुमको मैंने बताया www, ये क्या है, एक प्रकार का वेब सर्वर है। लेकिन इसके पहले HTTP है। HTTP का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों हर एक टर्म से क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके, इसलिए आप हर टर्म को ज़रूर जो है देखिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका मतलब ये हुआ, मान लो आप क्या हो, एक यूज़र हो,
एक यूज़र यानी तुम कुछ सर्च करना चाहते हो या किसी वेबसाइट को डालते हो, जैसे तुम यूजीसी नेट के ही वेबसाइट को डालते हो, तो यूजीसी नेट के जो यूआरएल को तुम लिखोगे, यूआरएल इस प्रकार के लिखोगे एचटीटीपी। तो इसमें एचटीटीपी क्या करता है, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एक प्रकार का सेट ऑफ रूल है। सेट ऑफ रूल है किस प्रकार का, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि एचटीटीपी के माध्यम से यानी इसी के माध्यम से तुम क्या करोगे, इसी के माध्यम से, जैसे वेब सर्वर है ये, तो इसी के माध्यम से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई इमेज हुआ या कोई तुम्हारा कैरेक्टर हुआ या कोई तुम्हारा मैसेज हुआ या कोई ऑडियो हुआ, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफ़र होता है प्रोटोकॉल यानी एक नियम के तहत। तो एचटीटीपी के माध्यम से ही यूजर क्लाइंट कहाँ जाता है, तुम्हारा वेब सर्वर के पास जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद मान लो कि ये पूरा डाल दोगे तो तुम एक निश्चित लोकेशन के पास पहुँच जाओगे यूआरएल के थ्रू, वहाँ पर पहुँच जाओगे। अब यहाँ पर जाने के बाद तुम एक्सेस करोगे इस पेज पर। इस पेज पर तुम क्या हो जाते हो, यूसी नेट का पेज पर तुम क्या करते हो, इंटरकनेक्ट हो जाते हो। अब इंटरकनेक्ट हो गए तो तुम्हारे यहाँ के डेटा तुम्हें शो होने लगी। तुम जो इमेज चाहोगे उस इमेज को ले भी सकते हो, और अपने मन से कुछ टेक्स्ट को टाइप करके जैसे फॉर्म भरते हो तो इसको तुम अपने यहाँ से डेटा यहाँ दे भी सकते हो। यानी डेटा का क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रांसफ़र हो रहा है, या ट्रांसफ़र इधर हो रहा हो या ट्रांसफ़र क्लाइंट से, क्लाइंट की तरफ से सर्वर के पास हो या सर्वर से तुम्हारा क्लाइंट की तरफ हो। क्लाइंट माने यूजर तुम। तो ये ट्रांसफ़र का काम हो रहा है ना, तो वो किसके माध्यम से होता है दोस्तों, इसी के माध्यम से होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी एक सेट ऑफ रूल होता है, एक नियम होता है, जिस नियम के तहत तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, डेटा का तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है। अब ये रूल ना रहे, मान लो कि एचटीटीपी ना रहे, इसे खुलेआम रहे, तो अगर खुलेआम होगा तो क्या होगा, कोई हैकर आएगा उसको क्या कर लेगा, हैक कर लेगा। साधारण आदमी भी हैक कर लेगा, कोई साधारण आदमी भी हैक कर लेगा। तो इसको और मजबूत बनाने के लिए, जैसे मान लो कि इसको सिक्योर करना है और सिक्योर करना है, बहुत तगड़ा बनाना है, तो देखते हो कि कहीं कहीं तुम्हारा क्या लिखा रहता है, जो बैंक में ट्रांसफ़र के लिए अकाउंट कभी खुलाते हो तो ध्यान से देखना, जब बैंक का ट्रांसफ़र करते हो, गूगल पे करते हो, तो वहाँ पर देखते हो जहाँ पर सिक्योरिटी हाई रहते हैं वहाँ पर HTTPS लिखा रहता है। बाकी सब तो सेम रहता है, बाकी यहाँ क्या लिखा रहता है, HTTPS / ऐसे बाकी जो www सारी चीज़ रहता है। HTTPS का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, माने ऐसे से क्या होता है, सिक्योर होता है, माने एक प्रकार के ऐसे रूल से सिक्योर रहता है ताकि कोई हैकर जो है हैक ना कर ले दोस्तों। अगर साधारणतया ऐसे ही करोगे दोस्तों तो क्या होगा, वो चीज़ क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए उसको क्या करता है, इसको सिक्योर वाला, जहाँ पर सिक्योर वाला बात रहेगा वहाँ HTTPS को तुम देख लोगे। ऐसे साधारणतः HTTP होता ही है, ये भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। तो HTTP क्या करता है, तुम्हारा उस वेब पेज पर तुम्हें जाते हो तो वहाँ पर मैसेज का क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो ये ट्रांसफ़र कराने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। यूआरएल के थ्रू तुम क्या करोगे, तुम वहाँ पर वेब पेज में जाकर सर्वर में एक्सेस करोगे, और HTTP क्या करेगा तुम्हारा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होगा, मान लो कोई इमेज, ये फाइल को ट्रांसफ़र करेगा, मान लो कि तुम्हें वीडियो ही डाउनलोड करना है, ठीक है, तुमने कोई वेबसाइट डाला, तुम वहाँ सर्वर के माध्यम से वहाँ पर तुम पहुँच गए, जिस वीडियो को तुम्हें डाउनलोड करना है अब तो तुम्हारे पास मोबाइल आ रहा है, तो जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है वो HTTP के माध्यम से होता है। और एक बात, मान लो कोई तुम यूसी नेट के तुम वेब पेज को खोल दिए, तो वेब पेज को जो खोलते हो, तो जो ये सारा जो वेब पेज को खोलते हो, तो जो वेब पेज में जो लैंग्वेज होता है, उस जो लैंग्वेज रिटन फॉर्म में होता है उसको कौन करता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा था, देखो वेब पेज को, देखो इसको हटाते हैं पहले, फिर ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा। देखो, तो वेब पेज किस में बना रहता है, HTML में बना होता है। यानी वेब पेज जो बना, जैसे यूसी नेट का वेब पेज तुम खोल लिए, ओपन कर लिए, तो किस में बना रहता है, HTML में बना होता है। HTML मतलब क्या होता है दोस्तों, HTTP तुम्हारा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी वेब पेज जो होते हैं वो HTML लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी वेब पेज जो भी तुम्हारा ओपन होता है उसमें जो वेब पेजेज हैं, जो सारे वेब पेज हैं, वो किस लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, तो HTML लैंग्वेज में लिखे रहते हैं। यानी हाइपर टेक्स्ट जो रहता है मार्कअप लैंग्वेज में लिखे हुए रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, वेब पेज। अब देखो, अब क्या होता है, अब देखो, तो एक बार फिर से देख लो दोस्तों, ठीक है ना। तो www क्या है, एक वेब सर्वर होता है, जो वेब पेज के रूप में बटा हुआ होता है, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन क्या रहता है, स्टोर रहता है, उसी में रहता है। और वेब पेजेस क्या होते हैं, तो दोस्तों वेब पेजेस किस लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, तो HTML लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ये क्या होता है, रिटन होते हैं, लिखे रहते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है दोस्तों, तो मान लो कि तुम्हारा वेब पेज है, इस वेब पेज को
कैसे तुम जाकर एक्सेस करोगे, तो वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस करोगे। जैसे मान लो क्रोम, तुम्हें जैसे नेट पर सर्च करना है तो सर्वप्रथम तुम किस पर जाते हो दोस्तों, गूगल क्रोम पर जाते हो सबसे प्रथम किस पर जाते हो, गूगल क्रोम पर जाते हो, या क्रोम पर जाते हो, या तो बहुत सारा होता है दोस्तों, ओपेरा मिनी भी होता है। साधारणतः क्रोम जो होता है वो थोड़ा सा फेमस है, इसलिए क्रोम बता रहा हूँ। तो क्रोम पर जाते हो, तो क्रोम क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र यानी ब्राउज़ करना यानी खोजना, यानी वेब को खोजने का एक क्या है, ब्राउज़र है जो वेब को खोजने का मतलब स्थान प्रदान करता है। ठीक है ना, वेब को क्या करेगा, ब्राउज़ कराएगा। और यहाँ पर जो ब्राउज़ करोगे, मान लो जो भी तुम डेटा डालकर ब्राउज़ करोगे, खोजोगे, वो इंटरलिंक्ड होगा कहाँ से, वेब से, वेब सर्वर से। वेब सर्वर यानी कौन, वही www में जो तुम्हारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसी से क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है ना, तो ये तो इसके अब वही चीज़ मैं लेकर हूँ कि www क्या होगा, तो वेब पेजेस के रूप में होगा। ठीक है ना, www यानी जो इन्फॉर्मेशन सारा होगा वो वेब पेजों के रूप में होगा। और वो वेब पेज किस में लिखे होंगे, HTML में लिखे होंगे। और इस वेब पेज पर कैसे हम एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए हमें वेब ब्राउज़र चाहिए, चाहे वो क्रोम हो या फायरफॉक्स हो। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, पेजेस को एक्सेस करते हैं इसके द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। अब वेब सर्वर क्या होता है, तो अभी मैंने बताया वेब सर्वर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वेब सर्वर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो स्टोर कहाँ रहता है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या रहता है, स्टोर रहता है www में। ठीक है ना दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको इन सारी बातों से रूबरू होने का मौका मिला होगा और आप इस बात को जरूर समझे होंगे। कभी कभी एग्जाम में आपके आ जाते हैं दोस्तों, ये ऐसे दे देगा, आपको देगा कि इसमें ये क्या है, तो ये दोस्तों सब डोमेन है, ये क्या है, तो ये डोमेन है, ये भी डोमेन का एक्सटेंशन है, ये सभी डोमेन के अंडर है, ये डोमेन के अंतर्गत ही आता है। ये मेन डोमेन है, ये डोमेन का एक्सटेंशन है। बाकी आगे जो रहता है, मान लो कोई पेज खोले हो तो इसके बाद जो पेज खेले रहते हो वो सभी दिखता है इसमें कि कौन सा पेज तुम खोले हो। इसके आगे भी बहुत होता है। ठीक है ना, चलो मोटा मोटी कुछ बातें समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो दोस्तों रिपीट कर लो, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। आगे है दोस्तों, विच प्रोटोकॉल इज टू ट्रांसफ़र वेब पेज ऑन द इंटरनेट, यानी कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं वेब पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। दोस्तों अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि कोई भी URL शुरुआत जो होती है वो HTTP से होती है। यही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यही क्या करता है, वेब सर्वर को, या माफ़ करना, वेब सर्वर को नहीं, वेब सर्वर पर जाता है, वेब पेज को या फाइल को ये क्या करता है, ट्रांसफ़र कराने का काम करता है इंटरनेट पर। कौन कराता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, HTTP। दोस्तों देखा, हकीकत ज्ञान से अगर पढ़ोगे तो कोई भी चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, लेकिन बाद में अपने आप याद हो जाएगा, कभी जीवन में भूलोगे भी नहीं। तो प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटोकॉल नियमों यानी रूल्स का वह समूह है जो कंप्यूटर्स के बीच डेटा कम्युनिकेशन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ये क्या करता है, HTTP तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन। अभी मैंने तुम्हें बताया है कि क्लाइंट क्या करता है, यूजर सबसे पहले वेब ब्राउज़र यानी क्रोम के पास जाएगा, क्रोम के पास जाने के बाद फिर तुम सर्च इंजन यानी गूगल के पास जाते हो, गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हो, एक्चुअल में क्रोम में ही ब्राउज करते हो। और गूगल क्या है, ये सर्च इंजन है, और ये क्रोम क्या है, तुम्हारा ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र से भी तुम ब्राउज करते हो, तो गूगल एक सर्च इंजन है जो डायरेक्ट सर्च करके तुम्हें वहाँ लेकर जाता है। तो ये ब्राउज़र पर तुम अगर जो भी वेबसाइट डाला, ये URL डाला, तो पर्टिकुलर ये सारा URL एक वेब के रूप में तुम्हारा कहाँ स्टोर रहते हैं, वेब सर्वर में क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। तो HTTP क्या करता है, तो ये हमारा है क्या, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। तो ये हमारा हम यूज़र हैं या हम वेब ब्राउज़र में चले गए, तो वेब ब्राउज़र और ये सर्वर है, इस सर्वर के बीच हमारा URL डालते ही URL में जानते हो सबसे पहले क्या होता है, HTTP होता है। तो इसके माध्यम से हम वेब सर्वर, ये वेब सर्वर है यार, वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच हम क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। इंटरकनेक्ट होने के साथ साथ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ये क्या करता है, अब ट्रांसफ़र करने का काम करने लगता है। हमें अगर इमेज देखनी हो तो इमेज, या हमें कुछ जो भी काम करना है तो अपना फाइल ट्रांसफ़र करने का काम कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, HTTP ही तो कर रहा है यहाँ। किसके बीच दोस्तों, तो ये हमारे ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच, या क्लाइंट या वेब सर्वर के बीच, ये भी कह सकते हो कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा है, यानी डेटा को ट्रांसफ़र भी कर रहा है, ये भी कह सकते हो। आगे देखो, HTML पेज यानी कि तुम्हें क्या बताया, जो वेब पेज, इसमें जो वेब पेज होंगे, जो भी वेब पेज होंगे, जैसे मान लो कि ये वेब सर्वर में कोई वेब पेज ये है, तो ये किस लैंग्वेज में लिखा रहेगा, HTML में लिखा रहता है। तो HTML पेजेज इमेज आदि को ट्रांसफ़र करता है, कौन, इमेज को सब बताए, HTTP। चलो आगे देखते हैं। FTP क्या होता है दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल है
जब किसी फाइल्स को हम क्या करते हैं या अपलोड या डाउनलोड करते हैं तब एफटीपी काम करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। जब तुम क्या करते हो उस चीज़ को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने लगते हो तो एफटीपी प्रोटोकॉल काम करने लगता है। और जब एक्सेस करते हो एक्सेस का क्रोम ब्राउज़र देखो, ब्राउज़र और वेब सर्वर यानी वही जहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है, पूरा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम पर और वेब सर्वर के बीच यूआरएल डालते ही एक इंटरनेट कनेक्ट इनके बीच क्या होता है, एक रास्ता बन जाता है कम्युनिकेशन का। तो ये पाथ जो बनता है वो एचटीटीपी के माध्यम से बनता है, जिसमें डेटा इमेज तुम्हारा ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर फाइल का पूरा ट्रांसफर करोगे या डाउनलोड करोगे, अपलोड करोगे अपने सिस्टम में, तो एफटीपी के माध्यम से होता है। ठीक है ना दोस्तों, इस एफटीपी के माध्यम से, यानी फाइल अपलोड या डाउनलोड करने के लिए। लेकिन केवल ट्रांसफ़र करने के लिए बात आएगा, वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए या फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ट्रांसफ़र करने का काम क्या करेगा, वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए हमारा एचटीटीपी ही काम करेगा। ठीक है, और आगे देखो एसएमटीपी। दोस्तों याद रखना, एसएमटीपी और पॉप3 ये ईमेल से संबंधित है। दोस्तों ईमेल से भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, आया ही है, ये क्वेश्चन आया ही है और आएगा भी। तो ईमेल से संबंधित है कौन कौन, एचएमटीपी और पॉप3। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका फुल फॉर्म पहले देख लो। एसएमटीपी का क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सब प्रोटोकॉल है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पॉप3 का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र यानी भेजना, ट्रांसफ़र करना, यानी ये ईमेल जब हम भेजते हैं, ईमेल मान लो कि हम एक कलम मैं अपने ईमेल आईडी से किसी पर मैं ईमेल भेज रहा हूँ, मैंने ईमेल भेज रहा हूँ, मान लो ये E1 ईमेल से E2 पर हम ईमेल भेजें। तो जब ईमेल भेजने का काम करेंगे, तो हम जब ईमेल भेजेंगे तो कौन से प्रोटोकॉल से ईमेल हम भेजते हैं, तो एसएमटीपी के माध्यम से ईमेल को हम सेंड करते हैं, यानी इस प्रोटोकॉल के माध्यम से, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल यहाँ पर कार्य करता है। लेकिन वही जब हम ईमेल को क्या करते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, ईमेल को ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ये वाला सर्वर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर पॉप3 प्रोटोकॉल काम करता है, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल काम करता है। यानी ईमेल जब यहाँ रिसीविंग हो रही है, ये रिसीव कर रहा है, तो ईमेल रिसीविंग में पॉप3 प्रोटोकॉल काम करता है, और ईमेल सेंडिंग में काम करता है एसएमटीपी, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, यस से सेंडिंग भी याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिंपल ही होता है। ठीक है ना, तो एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करते हैं, तो ईमेल को भेजने में जो प्रोटोकॉल यूज होता है तो एसएमटीपी होता है, ईमेल को रिसीव करने में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो पॉप3 होता है। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो मैंने कहा वो वहाँ से क्वेश्चन ही बन गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड ईमेल। देखो यूजीसी नेट के एग्जाम के 27 जून 2025 के क्वेश्चन में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड ईमेल, ईमेल को सेंड करने में किस प्रोटोकॉल का यूज करते हो, बोलो। सेंड करने में किसका, अभी बताया ना, सेंड करने में किसका, एसएमटीपी। याद करने के लिए यस से सेंड कर लेना, भेजना याद कर लेना, लेकिन होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेंड करने के लिए। रिसीव करने के लिए क्या तुम्हारा क्या आएगा, पॉप3, ये रिसीव करने के लिए। जब ईमेल को रिसीव करते हो तो उस समय हमारा पॉप3 होता है, और जब सेंड करते हो तो एसएमटी। जब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, यानी जब किसी वीडियो को तुम डाउनलोड कर रहे हो या फाइल को तुम क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो अपने में, तब वहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। एचटीटीपी जानते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच जो ट्रांसफ़र का काम होता है वो एचटीटीपी के माध्यम से होता है, जो हर यूआरएल में मौजूद होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो जैसे एसएमटीपी इसका उत्तर हुआ, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसके बारे में मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया है, इसको आप देख सकते हो। ये क्या करता है, तो सेंडर के कंप्यूटर से ईमेल को क्या करता है, रिसीवर के मेल सर्वर तक पहुंचाता है, जो कि मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बाकी पॉप3 ईमेल रिसीव करने के लिए, एटीपी फाइल ट्रांसफ़र के लिए, एसएमटी ईमेल सेंड करने के लिए, एचटीटीपी वेब पेज के लिए। ठीक है ना, ये सारा चीज़ देख लो। और दोस्तों जान लो आईपी एड्रेस क्या होता है, ये भी हमेशा के लिए जान लो, और कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। अगर ध्यान से हमारी बात को सुन रहे होगे तो ये कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। आईपी एड्रेस तुम्हें हम कब से, अभी हम इंटरनेट पढ़ा रहे थे, इंटरनेट में जो तुम्हारे शब्द है वो भी मैंने बताया, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये सारा चीज़, और सर्च इंजन क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया, सब चीज़, HTML क्या होता है, ये सब। आईपी एड्रेस का मतलब होता है कि कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है, क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है या एक्सेस करने के लिए बनाई हुई होती है, उस डिवाइस को, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी उस एक यूनिक आईडी दे दी जाती है, जिसको हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। अब क्यों दी जाती है, ताकि तुम पहचान सको
कि तुम का मतलब अगर कोई गड़बड़ी मान लो हैकर आया, तुम्हारा हैक कर दिया, तो हैक करेगा किसी न किसी कंप्यूटर के माध्यम से। तो कोई भी डिवाइस के अंतर्गत क्या आ सकता है, जैसे तुम्हारा मोबाइल, तो तुम्हारे मोबाइल का में भी जो इंटरनेट का होगा, इंटरनेट चलाते हो तुम, तो तुम्हारे मोबाइल का भी एक आईपी एड्रेस होगा, या कोई तुम्हारा कोई भी चीज़, जैसे तुम्हारा कोई कंप्यूटर हुआ, उस कंप्यूटर का भी एक अपना आईपी एड्रेस होगा। यानी हर चीज़ का एक अपना एड्रेस होगा। वो क्यों एड्रेस दिया जाता है? ताकि पता चले कि जो हमारा सर्वर है, वेब सर्वर है, जहाँ पर हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें अगर कोई भी मान लो फ्रॉडगिरी कर दे, जानते हो साइबर क्राइम कर रहा है इस समय, तो अगर तुम्हारा एड्रेस रहेगा तभी तो तुम पकड़ पाओगे कि ये कौन जो है कंप्यूटर, या कौन डिवाइस, या कौन सी चीज़ किस नाम से वो है जो चोरी की है या साइबर क्राइम करने की जो है ज़रूरत की है। तो इसलिए सबके लिए इंटरनेट चलाने के लिए हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसा आईपी एड्रेस दिया जाता है ताकि उस चीज़ का हमें लोकेशन पता चले, उस चीज़ की जानकारी मिले कि ये जो भी चीज़ चल रही है या हो रही है वो किस डिवाइस से हो रही है, आखिर उसका लोकेशन क्या है। हमें विश्वास है दोस्तों कि इस चीज़ को आप समझे होंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों? तो यह एक यूनिफॉर्म के में लिखा हुआ एक यूनिक नंबर होता है, जो क्यों बनाया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया। तो चलो देखो, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, नहीं यार सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहाँ है आईपी एड्रेस। और वेब ब्राउज़र है, मैंने बिल्कुल नहीं बताया। और सर्च इंजन है, मैंने बिल्कुल नहीं बताया सर्च इंजन है। और यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस, हाँ भैया, एक न्यूमेरिकल, एक यूनिक, यानी एक यूनिफाइड, यानी एक यूनिक, ये नहीं कि एक ही आईपी एड्रेस दो डिवाइस का हो जाएगा, नहीं नहीं, वो गलत है। अगर कोई बना भी देता है तो गलत है। तो यूनिक, यानी एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। क्यों होता है? सारा चीज़ मैंने बताया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो अब इसमें आगे मैंने बताया भी होगा, तो हाँ, तो लो इसमें बताया भी है कि आईपी एड्रेस मैंने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब देखो इसमें क्या मैंने बताया है, तो यह हर डिवाइस को दिया गया यूनिक नंबर होता है, इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करता है। IP4 का जैसे देखो तुम्हारा क्या हुआ, 336, हाँ। और IPv6 ये एडवांस वर्जन है, वर्तमान का वर्जन IPv6 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ मैंने शायद पिछली वीडियो में जो मैराथन थी ज़रूर मैंने बताया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ वेब पेज। वेब पेज के पते को क्या कहते हैं, तुम बताओ। वेब पेज के पते को तुम्हें मैंने क्या बताया, एक वेब सर्वर बताया जो www से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब यानी वेब सर्वर है। ये वेब सर्वर किससे मिलकर बने होते हैं दोस्तों? वेब पेजेस से मिलकर बने होते हैं। यानी कई सारे वेब पेजेस में क्या होंगे, कन्वर्टेड होंगे, ठीक है ना। तभी ना पूरा इन्फॉर्मेशन कई जगह नहीं है ना, वेब पेज के रूप में होगा। ये पूरा इन्फॉर्मेशन कई वेब पेज के रूप में होगा। ये वेब पेज जो हैं, ये वेब पेज में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा पर्टिकुलर। तो किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज का कोई ना कोई एड्रेस हमें चाहिए, तभी तो हमें जैसे मान लो कि जो यूज़र है या क्लाइंट है वो क्या करता है, कोई वेबसाइट डालता है और उसका एड्रेस डालता है, तो पर्टिकुलर इनका एड्रेस यहाँ होगा, तभी तो वहाँ पर जाकर एक्सेस होगा वेब ब्राउज़र के माध्यम से। तो तो वेब पेज के पते को क्या कहते हैं? तो जो हम लिखते हैं, जो जैसे HTTP, ये वेबसाइट जो तुम लिखते हो HTTP/www, यही तो पता रहता है। इस पता को तुम क्या कहते हो बताओ? IP कहते हो? नहीं भैया। HTML कहते हो? नहीं भैया। DNS कहते हो? नहीं भैया। क्या कहते हैं? URL कहते हो ना। यही चीज़ तो मैं कब से सिला रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चलो देख लो, तुम उत्तर भी देख लो। तो करेक्ट आंसर क्या आया तुम्हारा? URL हुआ। URL क्या होता है तो कई बार तुम्हें बताया, फिर भी एक बार देख लो। तो यूआरएल क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और इसको विस्तृत में अगर देखें तो यूआरएल के बारे में यहाँ लिखा है मैंने, यूआरएल किसी भी वेब पेज या रिसोर्स का पूरा एड्रेस होता है। किसी भी वेब पेज या रिसोर्स का क्या होता है? पूरा एड्रेस होता है। एग्जाम्पल दिया भी है HTTPS// ये example.com। तो ये क्या होता है दोस्तों? इसमें ये क्या होता है? ये होता है प्रोटोकॉल। ये क्या होता है एक बार और देख लो, ये क्या होता है? ये प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यस से क्या होता है? सिक्योर, यानी ये सिक्योर हो गया। इसको जल्दी हैकर इसको हैक नहीं कर पाएगा। ये करता क्या है? तो ये करता क्या है, तो जो वेब ब्राउज़र है, जैसे मान लो क्रोम, तुम्हारा वेब पे क्रोम है, क्रोम को तुमने खोल दिया, ये हमारा इंटरनेट का क्या है? वेब सर्वर है। तो वेब ब्राउज़र और जो तुम्हारा सर्वर है, इनके बीच जो डेटा का ट्रांसफ़र है वो कौन कराता है? HTTP के माध्यम से ही होता है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल, ये क्या होता है दोस्तों? सब डोमेन होता है। जो ये प्रोटोकॉल के बाद जो होता है वो क्या होता है? सब डोमेन। और ये मेन चीज़ होता है एग्जाम्पल, ये जो मेन चीज़ होता है एग्जाम्पल, चाहे जो भी यहाँ पर लिखा रहता, ये क्या होता है? मेन तुम्हारा डोमेन होता है, डोमेन। और ये भी इंक्लूड डोमेन में ही होता है, इसको भी, लेकिन मेन डोमेन ये होगा। और इसको कह दो तुम एक्सटेंशन ऑफ डोमेन हो, ठीक है ना। चलो अब इस चीज़ समझ में आई। अब चलो नेक्स्ट देखो थोड़ा सा।
नेक्स्ट है कि वही क्या है, सारी चीज़ मैंने बता ही दिया है, फिर भी तुम्हें देखना है तो उसको देख लो। ये क्या है तुम्हारा आईपी का एड्रेस है, न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, यूआरएल क्या होता है, वेब पेज का पूरा पता होता है, एचटीएमएल क्या होता है, तो बताया ही वेब पेज बनाने की लैंग्वेज होती है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज बनाने की लैंग्वेज बताया ही। डीएनएस क्या होता है, तो डोमेन नेम को आईपी में बदलता है। अच्छा जो बीच में जो डोमेन नेम होता है उसको आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस में क्या करता है, बदलता है डीएनएस। ठीक है ना दोस्तों, आईपी में बदलता है डीएनएस। चलो हम नेक्स्ट रखते हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 खत्म हुआ। कंसेप्ट को देखें तो हमने देखा इंटरनेट और डब्ल्यू दोनों एक ही चीज़ नहीं है। इंटरनेट क्या है, तो ये नेटवर्क आप नेटवर्क है, यानी एक नेटवर्क का जाल है जिसके माध्यम से कोई यूजर या डब्ल्यू क्या है, यह वेब सर्वर है। वेब सर्वर है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। और ये क्या करता है इंटरनेट, तो एक यूजर को कई सारे नेटवर्क के माध्यम से इस वेब सर्वर में संबंध स्थापित करने का एक माध्यम प्रदान करता है इंटरनेट। एचटीटीपी और वेब पेजेस को देखा हमने कि कैसे एचटीटीपी के माध्यम से वेब ब्राउज़र से हम वेब पेज में क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। एसएमटीपी को देखा जो ईमेल सेंडिंग में आता है। POP3 को देखा जो ईमेल रिसीविंग में तुम्हारा प्रोटोकॉल का यूज होता है। ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था जो ईमेल की सेंडिंग में यूज होती थी और ये ईमेल रिसीविंग में होती थी। आईपी एड्रेस क्या होता है, किसी भी जो डिवाइस इंटरनेट एक्सेस कर सकती है उसका एक आइडेंटिटी नंबर होता है जो यूनिक होता है। यूआरएल क्या होता है, तो वेब पेज का जो वेब पेज हमें एक्सेस करना है उसका एड्रेस होता है, एड्रेस का रूप होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों अब देखते हैं पार्ट 3 क्या। अगला पार्ट के क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, व्हाट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है दोस्तों? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब एक तरीक़ा से एक ऐसा स्थान जो वेब सर्वर के रूप में ही एक तरीक़ा से मान लो तुम, एक ऐसा स्थान जिसके बारे में हम यूजर को ना पता रहो कि वो है कहाँ। यूजर के ना डिवाइस में वो चीज़ मौजूद हो, ना यूजर के किसी डिवाइस के में नहीं, बल्कि एक सर्वर है वो स्थान जो कि सर्वर के रूप में है, जहाँ पर डेटा यूजर क्या करता है, स्टोर करता है। फाइनली तुम देखते हो कि यूजुअली तुम देखते हो कि मोबाइल में हम डेटा को अपनी मेमोरी में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसको हम चिप कहते हैं, या अपने मोबाइल में जो स्टोरेज होता है उसमें हम स्टोर करते हैं, चाहे फ़ोटो हो, वीडियो हो या हर चीज़। लेकिन अगर हम अपनी मेमोरी में ना स्टोर करके हम किसी वेब मान लो मेमोरी में तुम कंप्यूटर एक बड़ा सा है और उसके हार्ड डिस्क में तुमने सारा चीज़ स्टोर कर दिया, तो तुम्हें और किसी अन्य देश में चले गए, मानो इंडिया से तुम चले गए अमेरिका, तो तुम्हें उस हार्ड डिस्क को ले जाना पड़ेगा या उस मेमोरी को तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा, तभी जाकर किसी अन्य कंप्यूटर में तुम एक्सेस कर पाओगे। ठीक है ना, उस पूरी इन्फॉर्मेशन को इसमें एक्सेस कर पाओगे। लेकिन एक ऐसा कंप्यूटर में ऐसा इंटरनेट की दुनिया में इसमें बना दिया गया स्थान जहाँ पर क्या तुम कर सकते हो, एक ऐसा वेब बना दिया गया, एक ऐसा सर्वर बना दिया गया जहाँ पर कोई भी यूज़र अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के माध्यम से उसमें क्या कर सकता है, अपने डेटा को स्टोर कर सकता है, अपने डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और मान लो कि उसमें अब डेटा स्टोर हो गया है तो तुम किसी भी देश के किसी भी कोने में दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से भी उस वेब सर्वर पर जाकर उस डेटा को अपने दूसरे कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़र के लिए क्या हो गया दोस्तों, आसान ही हो गया और काफ़ी सरल हो गया कि अब तुम्हें हार्ड डिस्क या तुम्हें कोई भी मेमोरी या चिप तुम्हें अपना इधर उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी डेटा एक वेब सर्वर के रूप में क्या कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो जहाँ स्टोर होगा उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस को भी क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से हम जानते हैं। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करेगी, एक ऐसा लोकेटर होगा या वेब सर्वर होगा या कंप्यूटर होगा या जो कहो, एक ऐसा होगा जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा और वहाँ से हम कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में जाकर वहाँ से हम उस डेटा का हम प्रयोग कर सकते हैं, उसमें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सबसे बढ़िया तुम्हें एग्जांपल दे दें, जैसे मान लो गूगल ड्राइव का नाम तो सब लोग जानते होंगे। गूगल ड्राइव में क्या करते हो, अपनी तुम डेटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो और तुम पर्टिकुलर किसी भी मोबाइल से या किसी भी लैपटॉप से उस डेटा में को ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है। मज़ा आ रहा है दोस्तों? यदि दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और विश्वास मानें, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको हकीकत ज्ञान से पढ़ाना चाहते हैं ताकि आप उस चीज़ को कभी ना भूलें। भले टाइम थोड़ा सा लग जाता है क्योंकि दोस्तों मैं रटवाने का काम नहीं करता। तो अब देखो यही कह रहा है, तो अब आसानी से बताओगे व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कह रहा है स्टोरिंग डेटा, माने डेटा को स्टोर करने के लिए ओनली ऑन अ लोकल कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ किया जाता है। नहीं भाई, गलत है भाई। रनिंग प्रोग्राम विदाउट सॉफ्टवेयर, ये सब क्या, ये सब बताया क्या। और टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस के बारे में मैंने बताया आपको ना। ये देखो, यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सर्वर टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा।
डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस कराने के लिए इंटरनेट बेस्ड एक सर्वर, जो कि मैं भी हमने बताया। ये आपका बी नंबर क्या है, सही है दोस्तों। अगर आपको मज़ा आ रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है, बी नंबर है, यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सर्वर टू स्टोर। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखो, अगर तुम देखना चाहो तो मैंने बता ही दिया, एक बार सरसरी निगाहों से देख लो। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें डेटा, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को, जिसमें डेटा या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो भी हो को इंटरनेट के माध्यम से रिमोट सर्वर पर स्टोर और एक्सेस किया जाता है। रिमोट सर्वर का मतलब दोस्तों ये कि ऐसे स्थान पर, ऐसे किसी सर्वर पर जहाँ पर हमें नहीं पता है कि वो स्टोर हो कहाँ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा, कहीं ना कहीं स्टोर हुआ रहता है वो। तो यूजर को यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि सर्वर कहाँ है, हमें क्या ज़रूरत है जानने की दोस्तों। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग के मुख्य कार्य में डेटा स्टोर करने का काम करेगा, एप्लीकेशन होस्टिंग का काम करता है, बैकअप और रिकवरी। हाँ दोस्तों, बैकअप रिकवरी में जाहिर सी बात है काम करेगा भाई। एनी टाइम, हाँ भैया, एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस, ये ट्रिपल ए पर काम करता है। एनी टाइम, एनी वेयर और एनी वन तो नहीं दोस्तों, यूजर ही, अगर एनी वन भी कर सकते हैं अगर वो तुम्हें पता हो उसका एड्रेस। तो ये क्या होता है, एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस होता है इसमें, जो कि मैंने बताया ही तुमको। इसके एग्जांपल के रूप में अगर देख सकते हो तो क्या है, जैसे एग्जांपल के रूप में है, सबसे अच्छा गूगल ड्राइव होगा, ड्रॉप बॉक्स हो गया, वन ड्राइव हो गया, AWS हो गया, यानी अमेजन वेब सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल। क्लाउड क्लाउड डिप्लॉयमेंट, माफ करना, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, इनमें से कौन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल नहीं। दोस्तों, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो क्लाउड है वो किसके लिए और कैसे, माने किसके लिए उपलब्ध है और कैसे इसको उपलब्ध कराया जाए, ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंतर्गत बताया जाता है। जैसे इसके उदाहरण देखो, जैसे पब्लिक क्लाउड है, तो पब्लिक क्लाउड जो भी होगी वो पब्लिक के लिए होगी, यानी सभी के लिए होगी। पब्लिकली का मतलब होता है दोस्तों सरकारी, यानी सभी के लिए होगी। प्राइवेट क्लाउड क्या होगी दोस्तों, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। पब्लिक का मतलब दोस्तों क्या, सरकारी यानी सभी के लिए। प्राइवेट क्लाउड का मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाइब्रिड क्लाउड माने या तो ये पब्लिकली भी हो सकती है या प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। पर्सनल क्लाउड ऐसा कोई क्लाउड नहीं होता है दोस्तों, या तो पब्लिक क्लाउड होगा, या तो प्राइवेट क्लाउड होगा, या तो हाइब्रिड क्लाउड होगा, ये पर्सनल क्लाउड नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको तो यही तुम्हारा क्या होगा, नहीं होता, ये यही क्या होगा, तुम्हारा सही आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट देखो, तो ये क्या है, तो ये बताता है, यानी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल ये बताता है कि क्लाउड सर्विसेज किसके लिए और कैसे उपलब्ध कराई जाती है। मुख्य क्लाउड मॉडल कौन कौन सी है, तो देखो इसमें जैसे अभी ऑप्शन में भी तुमने देखा, पब्लिक क्लाउड ये सभी के लिए होती है, यानी सभी के लिए होती है। प्राइवेट क्लाउड यानी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। हाइब्रिड क्लाउड यानी पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों होती है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज DBMS स्टैंड फॉर। ये आया था दोस्तों 27 जून मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी इसके फुल फॉर्म क्या होगा, तो पहला है डेटा बैकअप, नहीं डेटा बैकअप मैनेजमेंट नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सही है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मैंने देखा है, और इसका कार्य प्रणाली देख लिया जाए तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से डेटाबेस को, यानी डेटा को क्रिएट करोगे, या तो स्टोर करोगे, या तो मॉडिफाई करोगे, या तो रिट्रीव किया जाता है। डेटाबेस को तुम क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। इसका कार्य देखें तो DBMS के कार्य क्या है, डेटा स्टोर करना और उसके स्ट्रक्चर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना, डेटा सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, डेटा रिट्रीव करता है, बैकअप और रिकवरी के लिए भी यूज करते हैं। और इसके एग्जांपल देखा जाए तो DBMS के क्या एग्जांपल है दोस्तों, तो MySQL है, ओरेकल है, और MS एक्सेस है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिग डेटा क्या होता है दोस्तों, तो बिग डेटा दोस्तों कभी भी आए तो तुम याद रखना, बिग डेटा यानी बहुत बड़ा डेटा, हाँ कह सकते हो। बिग डेटा का मेन अर्थ होता है कि ये 3V पर काम करता है। 3V का मतलब होता है एक भी, दूसरा भी और तीसरा भी। 3V पर काम करता है। पहला V का मतलब हुआ दोस्तों वेलासिटी, यानी हाई वेलासिटी, यानी इसकी माफ़ करना, माने इसकी गति क्या होगी, तेज़ होगी। हाई वेलासिटी यानी वेलासिटी भी तेज़ होगी, और हाई वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में भी होगा। और एक भी से होता है वैरायटी, यानी बहुत सारे इसके क्या होंगे, वैरायटी भी होंगे।
यानी ट्रिपल भी पर काम करता है बिग डेटा, यानी बहुत वैल्यूम, यानी बहुत अधिक मात्रा में होगा, बहुत अधिक मात्रा में भी होगा। बिग वेलासिटी यानी बहुत अधिक उसकी जो है गति भी होगी, विविध वैरायटी यानी कई प्रकार के विविधता उसमें होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो व्हाट इज बिग डेटा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर डेटा नहीं भैया, गलत हो गया। ओनली न्यूमेरिकल डेटा नहीं भैया, ऐसा मैंने नहीं बताया। डाटा स्टोर इन स्प्रेडशीट, ये भी नहीं बताया। लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, हाँ भैया लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, ये तुम्हारा क्या हो गया, सही हो गया। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि बिग डेटा क्या होता है। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर तुम्हारा बी नंबर हो गया। बिग डेटा क्या होता है, तो बिग डेटा ऐसा डेटा को कहते हैं जो बहुत अधिक मात्रा यानी वॉल्यूम, तेज गति यानी वेलोसिटी और विविध प्रकार की वैरायटी का होता है। इससे पारंपरिक टूल्स से प्रोसेस करना कठिन होता है। पारंपरिक टूल्स मैंने औजार से तुम क्या करो, प्रोसेस नहीं कर पाओगे। और आगे वाला देख लो इसमें और क्या कह रहा है, और ये 3B पर काम करता है। बिग डेटा का 3B वॉल्यूम, वेलोसिटी और तुम्हारा वैरायटी, जो कि मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिफर्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है। पहले देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल यानी बनावटी होता है दोस्तों। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुद्धि या बौद्धिक बुद्धि, मान लो बनावटी बुद्धि। यानी हमारी एक ऐसा मशीन जिसमें खुद का विवेक भी हो, एक मनुष्य की तरह काम करने का विवेक, एक मनुष्य की तरह काम करने का विवेक हो, वो क्या है, एआई है। ठीक ना, एआई है। आजकल तो एआई का ऐसा समय आ गया है दोस्तों कि देख रहे हो वीडियो कैसे बन रहा है, लगता है कि वो हकीकत है, लेकिन दोस्तों एआई के माध्यम से सच्चा होता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी वो बनावटी होते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो वही कह रहा है ये बनावटी होती है, याद रखना। तो ये जैसे मानो जैसा पूरा दिमाग तो रहेगा उस मशीन के पास, लेकिन हूबहू मानो नहीं रहेगी, क्योंकि मानो और एक मशीन एआई में क्या अंतर हो जाता है कि मानो के अंदर, मनुष्य के अंदर क्या होता है, इमोशंस होती है, लेकिन मशीन के अंदर इमोशंस नहीं आएगी, बल्कि हमसे भी तेज़ दिमाग उसका काम कर सकता है। हर चीज़ तार्किक हो सकती है, लेकिन कभी इमोशंस डेवलप तो नहीं हो सकते। यही मेन नेचुरल ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में क्या होता है, अंतर होता है। तो आर्टिफिशियल क्या अभिप्राय है, नेचुरल इंटेलिजेंस से नहीं भैया, ये 29 जून मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो, ह्यूमन ब्रेन स्टडी से नहीं भैया, मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग से नहीं भैया, मशीन एबिलिटी टू थिंक एंड लर्न, हाँ एक ऐसा मशीन जो एबिलिटी यानी जिसके अंदर योग्यता हो सोचने की और कुछ सीखने की और सिखाने की, सब हो ना सब, लेकिन इमोशंस नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो देखो तो क्या ये सही है, हाँ तो यही बात सही, मशीन एबिलिटी टू ठीक है लगाया। यही क्या है, आर्टिफिशियल वो तकनीक है जिसमें मशीन को मानव जैसे सोच, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की जाती है। दोस्तों हर एक एग्जाम में इन सारी प्रश्नों से क्वेश्चन जो है पूछेगा। और अभी तो दोस्तों इमारत के जो पेपर हुए थे, आप देखे होंगे कि हमारे मैराथन से सभी क्वेश्चन आ गए थे, और जो मैं अभी प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ इसके कई क्वेश्चन तो हूबहू काफ़ी भी मिले होंगे। ऐसे ही KVS NBS का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सभी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस दोस्तों एक होता है। अगर कंप्यूटर है सिलेबस में तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिलेंगे। देख सकते हो तुम पेपर को उठाकर, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एआई के कारण, एआई के क्या वर्किंग है, लर्निंग फ्रॉम डेटा से लर्न करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल दोस्तों आजकल तो जानती हो चैट जीपीटी है, चैट बोट्स हो गया, वॉइस असिस्टेंस हो गया, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम हो गया। ऐसे में सबसे चैट जीपीटी देख रहे हो, सब एआई पे चल रहे हैं, चैट जीपीटी सब एआई से चल रहे हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट है। इस प्रकार से दोस्तों हमने पार्ट 3 भी कंप्लीट किया, और इसके बारे में देखें क्या क्या पढ़े, थोड़ा रिवाइज कर लो। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता, मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग को बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो इंटरनेट बेस्ड सर्वर है, जहाँ पर हमारा डेटा क्या स्टोर है कर सकते हैं, और वहाँ से डेटा हम अपना कहीं भी जाकर एक्सेस वहाँ से कर लेते हैं, जैसे हमारा गूगल ड्राइव हुआ। डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कौन से किसी क्लाउड को हम कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं, और कैसे, ये डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंतर्गत बताया जाता है। ये पब्लिकली हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकता है, या पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकता है। ठीक है, DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने देखा, जो डेटाबेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है। देखो दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन इसका वर्किंग क्या है, तो ये डेटाबेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। ये डेटाबेस में एडिटिंग, मॉडिफाई या रिट्राइव डेटाबेस में करता है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है।
बिग डेटा के बारे में पता, ये थ्री बी कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। यानी 3B में क्या था, वीक वॉल्यूम यानी बहुत सा बड़ा वॉल्यूम होगा, हाई वेलासिटी यानी वेलासिटी इसकी क्या होगी, तेज़ गति होगी, और वेराइटी कई से विविध रूप में ये होगा। AI के बारे में पढ़ा, ये जो इंटेलिजेंट क्या है, मशीन है। अगला पार्ट 4 में दोस्तों हमने साइबर सिक्योरिटी, मालवेयर, डिजिटल सिग्नेचर और ई-गवर्नेंस से क्वेश्चन जो हैं उनको रखा है। साइबर सिक्योरिटी के नाम से ही लग रहा है दोस्तों कि इस समय साइबर अटैक हो रहे हैं। उस साइबर अटैक के खिलाफ कैसे हम जो है साइबर अटैक ना हो तो उससे सिक्योरिटी का जो हम यूज करेंगे उस साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत वो टॉपिक आएगा। मालवेयर का मतलब होता है दोस्तों MAL और WARE। तो MAL का मतलब होता है मैलिशियस। वेयर से दोस्तों तुम बना लो सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस माने बेकार यानी वायरस मान लो। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी ये किसी इंसान के द्वारा ही बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जो नुकसान करने के लिए बनाया जाता है, नुकसान करने के लिए बनाया जाता है। जैसे वायरस हुआ, ये मालवेयर के क्या है, प्रकार है, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नेचर, हाँ दोस्तों वायरस भी बनाए जाते हैं ताकि कोई सिस्टम या डेटा को क्या कर सकते इधर से उधर किया जाए, बेकार किया जाए। और उसको बनाने के लिए एंटीवायरस कंपनियां बनाती है, क्या बनाती है, एंटीवायरस बनाती है। क्यों बनाती हैं, ताकि उनकी कमाई हो सके। यानी वायरस भी कोई कंपनी बना रही है, क्यों, ताकि कुछ नुकसान हो, बिगड़े, ताकि लोग एंटीवायरस तुम्हारे किसी भी कंप्यूटर के लिए खरीदें, ताकि कंपनियों को क्या हो, फ़ायदा हो। क्या करोगे दोस्तों, यही सब दुनिया चल रहा है। चलो अब इसके अंतर्गत हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों है, व्हाट इज अ साइबर सिक्योरिटी लॉ। ये 25 जून इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। पहला देखो, प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर ओनली। कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रोटेक्शन के लिए यूज होगा साइबर सिक्योरिटी, पता हो ना, नहीं केवल हार्डवेयर के यूज के लिए ही थोड़ी ना होगा। लिख रहा है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के डेवलप के लिए साइबर। दोस्तों ऐसे बिना पढ़े भी कोई जाएगा तो इसे मार सकता है। इंटरनेट स्पीड मैनेजमेंट नहीं, जो बचा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ डेटा सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, जो कि मैंने बताया वही क्या हुआ तुम्हारा, सही हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हम बताए हैं। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, B नंबर हुआ। इसकी व्याख्या अगर तुम देखो तो देखो क्या इसमें लिखा है, साइबर सिक्योरिटी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कंप्यूटर्स, सर्वर, नेटवर्क, डेटा और डिजिटल सिस्टम को अनधिकृत पहुंच यानी अनऑथराइज एक्सेस, हमलों, अटैक या डेटा चोरी हो नुकसान से सुरक्षा रखा जाता है। साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख कार्य देखो, डेटा को प्रोटेक्शन करता है साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रदान करता है, सिस्टम इंटीग्रिटी बनाए रखता है, साइबर अटैक से हमें क्या करता है, बचाता है। साइबर अटैक की क्या उदाहरण है दोस्तों, हैकिंग है, फिशिंग है। फिशिंग क्या है, साइबर अटैक के उदाहरण है, याद रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मालवेयर अटैक, अभी मैंने बताया मालवेयर क्या इंसान ही बना रहा है, ये सभी साइबर अटैक के क्या है, उदाहरण है। मालवेयर का मतलब क्या है दोस्तों, मैलिशियस वेयर माने सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये वायरस सब मालवेयर का एक प्रकार है, ठीक है ना। एक अगला क्या है, रैंसम वेयर, ये भी क्या है तुम्हारे साइबर अटैक के ये सब प्रकार है या एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। इसमें से कौन मालवेयर, मालवेयर माने मैलिशियस, ML का मतलब मैलिशियस, वेयर माने सॉफ्टवेयर, नुकसान करने वाला सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है कंपनियों द्वारा या जहाँ से समझ लो तुम। ये 26 जून इवनिंग शिफ्ट में आया है। तो ये क्या है, मालवेयर का क्या है उदाहरण, कौन कौन है, फायरवॉल नहीं भैया ये नहीं है, इनक्रिप्शन ये भी नहीं है, बैकअप ये भी नहीं है। इनक्रिप्शन का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे तुम्हारा कोई डेटा है, वो डेटा है, डेटा का तुम इधर उधर भेज रहे हो या कहीं रख रहे हो, इस डेटा को अगर सुरक्षित रखना है तो इसे एक कोड फार्म में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो अगर डेटा को सीधे सीधे रूप में रखोगे तो क्या होगा, कोई भी साइबर अटैक हो जाएगा, उस पर अटैक हो जाएगा। तो इसको कोडेड फार्म में लिखा जाता है, इंक्रिप्ट कर दिया जाता है इन डेटा को, ताकि वो सुरक्षित हो सके, सिक्योर हो सके। तो इंक्रिप्शन मतलब क्या होगा, किसी डेटा को इंक्रिप्ट करता है यानी कोडेड फार्म में कन्वर्ट करके उसे सिक्योर करता है। तो इंक्रिप्टर। बैकअप का मतलब जानते हो क्या होता है, बैकअप का मतलब क्या होता है, बैकअप का मतलब होता है कोई भी स्टोरेज का तुम्हें स्थान प्रदान करना, फिर दोबारा उसे लेकर आना, ये सब क्या होता है, बैकअप होता है। वायरस तो जानते हो सब लोग। तो वालवेयर का प्रकार इसमें से कौन है, वायरस है एक प्रकार का, क्या है क्या है एक प्रकार का वायरस, क्या है एक प्रकार का माल वेयर है। चलो नेक्स्ट इसमें क्या है देख। तो B नंबर वायरस तुम्हारे एक प्रकार का माल वेयर है। मालवेयर का पूरा नाम देखो तो क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने बताया है। वेयर मैंने सॉफ्टवेयर, ML का मतलब मैलिशियस। मालवेयर क्या है तो देखो, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए, डेटा चोरी करने के लिए या सिस्टम को बाधित करने के लिए, ख़राब करने के लिए बनाया जाता है। जो बताया वही हुआ दोस्तों। हाँ, मालवेयर के प्रकार देखा जाए तो जैसे वायरस हुआ, याद रखना दोस्तों, मालवेयर के प्रकार में क्या, वायरस हुआ, कई प्रकार के वायरस होते हैं। वॉर्म हुआ, ये भी नुकसान करने के लिए बनाया जाता है।
ट्रोजन हॉर्स हुआ, ये भी नुकसान करने के लिए बनाया जाता है। स्पाईवेयर हुआ, ये भी बनाया जाता है। रैनसमवेयर हुआ, ये भी नुकसान करने का बनाया जाता है। दोस्तों ये सारे चीज़ मालवेयर के प्रकार हैं। इनकी भी डिफिनीशन तुम अपने मोबाइल से सर्च करके पढ़ोगे, इनसे भी पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये सभी मालवेयर के प्रकार है, ये तो ज़रूर जानना। बाकी इनकी कैसे साइबर अटैक होता है, कैसे चोरी होती है, कैसे नुकसान पहुँचता है, इसके डिटेल भी तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। इसको सर्च करके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों फायरवॉल क्या था, अगर ऑप्शन को अगर एक्सप्लेन करें, फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल दोस्तों सिक्योरिटी टूल है, यानी साइबर सिक्योरिटी तुमने पढ़ा होगा, साइबर सिक्योरिटी तुमने पढ़ा होगा, क्या यदि पढ़ा है उसके अंदर फायरवॉल आ सकता है तुम्हारा। वायरस क्या है? तो एक मालवेयर का प्रकार है। इंक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों? तो इंक्रिप्शन के बारे में मैंने अभी भी बताया। देखो क्या होता है, डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक, यानी मैंने तुम्हें बताया है कोई भी डेटा को क्या करोगे, एक कोडेड फॉर्म में इंक्रिप्ट कर दोगे, तो यानी डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक होता है। बैकअप क्या होता है? डेटा रिकवरी मेथड होता है। व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर यूज फॉर? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? ये 27 जून इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर का एक अर्थ तुम समझ सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ होता है। जैसे तुम देख रहे हो कि आजकल तुम्हारे आय प्रमाण पत्र बन रहे हो, इनकम सर्टिफिकेट बन रहे हो, या तुम कोई फॉर्म डालते हो, या तुम्हें कोई सर्टिफिकेट इशू होता है यूसी नेट के द्वारा, तो जो तुम्हारा वहाँ के सचिव हैं, उनका जो होता है सर्टिफिकेट में नीचे साइन होता है, तो वो साइन डिजिटली होता है ना। वो साइन क्या होता है? डिजिटली होता है। डिजिटली इसलिए होता है ताकि उस सर्टिफिकेट को तुम मान सको कि ये वैलिड सर्टिफिकेट है। तो डिजिटल सिग्नेचर, और मान लो सब पर अब जाकर थोड़ी ना करेंगे, वो सभी सर्टिफिकेट पे एक डिजिटली सिग्नेचर होता है ताकि उसको वैध माना जा सके, ठीक है ना। तो लिखा है कि डिजिटल सिग्नेचर किस यूज के लिए होता है? तो इंक्रिप्टिंग हार्डवेयर, हार्डवेयर से तो कोई मतलब है नहीं। अब लिख रहा है इंक्रीजिंग इंटरनेट स्पीड, इससे कोई मतलब नहीं है। वायरस डिटेक्शन, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये देखो ऑथेंटिकेटिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट, हाँ भैया, कोई भी डिजिटल, जैसे कोई सर्टिफिकेट डिजिटल डॉक्यूमेंट ही हो गई तुम्हारे यूजीसी का, हाँ, लेकिन इसको ऑथेंटिक करने के लिए तुम्हें किसी ना किसी के सिग्नेचर चाहिए, वहाँ के सचिव के, उप सचिव के। तो वो सिग्नेचर तुम्हारा, डिजिटली सिग्नेचर तुम्हारा वहाँ पर होता है ताकि उसको ऑथेंटिक वो हो सके। चलो देखते हैं इसके अगले पार्ट को। जैसे देखो ये तुम्हारा बी नंबर क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखो इसकी व्याख्या। डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन मेथड है जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, असली है, भेजने वाला प्रमाणित है, और डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा तुम्हारा क्या है, ये चीज़ बात समझ में आ गई। डिजिटल सिग्नेचर का कार्य क्या होगा दोस्तों? तो उससे क्या, ऑथेंटिकेशन के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, और नॉन रीप, ये हटाओ ये सब, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे देखो उदाहरण, इसके उदाहरण अगर देखा जाए तो इसके क्या उदाहरण है, देखो कोई भी ऑनलाइन फार्म है दोस्तों, तो उस पर होता है ई ट्रेडिंग हो, ई कॉन्टैक्ट हो, ये सब पर डिजिटल सिग्नेचर तुम्हारे पाए जाते हैं, ठीक है, और आवश्यक भी है दोस्तों। व्हाट इज ई गवर्नमेंट? ई गवर्नमेंट मतलब दोस्तों क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट या इंटरनेट गवर्नमेंट, जो भी तुम्हें अर्थ निकालना हो निकालो, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ तो एक ही होगा। तो ई गवर्नमेंट के माध्यम से सरकार क्या करती है दोस्तों? सरकार अपना क्या करेगी ई गवर्नमेंट के माध्यम से? जो भी सरकारी सेवाएं हैं वो उसको नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जनहित तक, तक क्या करेगी, उसको सुविधा रूप से पहुंचाएगी ताकि इसमें पारदर्शिता आ सके। जैसे इस समय तुम देख रहे हो कोई भी एजुकेशन में भी हुआ तो कई काफ़ी सारी पोर्टल आ चुकी है एजुकेशन फील्ड में। ये सब ई गवर्नमेंट के क्या, ई गवर्नेंस के क्या, ई गवर्नेंस के क्या है, ये सब उदाहरण है। तो देखो जैसे देखो, तो इसके उदाहरण, इसके में ऑप्शन देखो, ई गवर्नेंस क्या है? ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सिस्टम, ट्रेडिशनल तो है नहीं। प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर कहाँ से आ गया? मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, ये भी गलत हो गया। यूज ऑफ आईसीटी, हाँ, यूज ऑफ आईसीटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज, सही बात है भैया। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हम गवर्नमेंट सर्विसेज में करेंगे, यही हमारा ई गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ और कार्य है। तो यूज ऑफ आईसीटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज सही है। विस्तृत व्याख्या देखो, तो ई गवर्नेंस में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और सुलभ बनाने के लिए किया जाता है। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी,
सिटीजन पार्टिसिपेशन, कॉस्ट रिडक्शन यानी कम किफ़ायती मूल्यों में हो जाएगा, पारदर्शिता आएगा, शुद्धता बढ़ेगी और बहुत सारे लोग इससे क्या होंगे, पार्टिसिपेट भी होंगे। इसके एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो जैसे ऑनलाइन टैक्स इसमें फिलिंग हो रही है, तुरंत ऑनलाइन टैक्स हो जाता है, ना किसी को ज़्यादा देना है ना कम देना है, सीधे इतना लगेगा उतना ऑनलाइन टैक्स तुम्हारा पहुँच जाएगा। डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने में इसका प्रयोग किया जा रहा है गवर्नमेंट में। ऑनलाइन पब्लिक सर्विस के लिए भी इनका क्या है, उदाहरण है, देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट जब हम चलाते हैं तो इसमें कौन ऐसा है जो इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन हमारा क्या हो, सिक्योर हो यानी सुरक्षित हो। तो किससे हमारा कम्युनिकेशन सुरक्षित हो जाता है इंटरनेट पर दोस्तों, बताओ। फायरवॉल नहीं दोस्तों, हमने ये तो बिल्कुल नहीं बताया। मालवेयर तो नुकसान करने के लिए बनाया जाता है। स्पाईवेयर ये मालवेयर का एक प्रकार है, ये भी नुकसान करने के लिए बनाया गया है। इनक्रिप्शन मैंने अभी आपको बताया है कि इंक्रिप्शन क्या करता है, कोई भी डेटा हो उस डेटा को हम कोडेड फार्म में कन्वर्ट करते हैं और कोडेड फार्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही इंक्रिप्शन कहलाती है। क्यों कोडेड फार्म में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, ताकि वो सिक्योर हो सके, उसकी सुरक्षा प्रदान कर सके, डेटा चोरी ना हो सके। चलो इसका देखते हैं अगला पेज में क्या इसके जो है बताया गया है। तो विस्तृत व्याख्या दोस्तों, इंक्रिप्शन क्या है। इंक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें प्लेन टेक्स्ट को कोडेड फार्म यानी कोडेड फार्म में बदला जाता है ताकि अनाधिकृत व्यक्ति उससे पढ़ ना सके, जिसे नहीं पढ़ना है वो व्यक्ति पढ़ ना सके, इसलिए कोड किया जाता है। इंक्रिप्शन का कार्य क्या है, डेटा कॉन्फिडेंशियली, डेटा को कॉन्फिडेंशियल बनाए रखना, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए इनका यूज किया जाता है। एग्जांपल अगर देखा जाए, ऑप्शन को अगर समझा जाए तो फायरवॉल क्या था तो बताया ही, ये एक्सेस कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है यानी सिक्योर। इंक्रिप्शन क्या है तो सिक्योर कम्युनिकेशन यानी डेटा को कोडेड फॉर्म में इंक्रिप्ट किया जाता है। मालवेयर नुकसान पहुंचाने वाला होता है, स्पाईवेयर डेटा चोरी करने वाला होता है, यानी बताया ही मालवेयर का ही एक प्रकार है। दोस्तों पार्ट 4 का कंक्लूजन अगर देखें तो क्या हमने देखा, साइबर सिक्योरिटी क्या करती है तो डिजिटल प्रोटेक्शन, इंटरनेट पर हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है। मालवेयर क्या है दोस्तों, हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो बनाया जाता है, इसके अपोज के लिए एंटीवायरस बनाया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का ऑथेंटिकेशन प्रदान करता है। ई गवर्नेंस क्या है दोस्तों, तो ICT बेस्ड हमारा सर्विस, ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज प्रदान करता है। इंक्रिप्शन क्या है दोस्तों, सिक्योर डाटा, इंक्रिप्ट करने से क्या होता है, डेटा हमारा सिक्योर होता है। दोस्तों आज के PIQ के ये लास्ट पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन टूल्स, इमर्जिंग टेक्निक या टेक्नोलॉजी जो तुम मल्टीमीडिया, हाँ दोस्तों वही जिसमें ऑडियो वीडियो सॉन्ग वगैरह जो ऑडियो वीडियो के अंदर देखते हो, इमेजेस, ये सब मल्टीमीडिया के अंतर्गत तुम काम करते हो। कम्युनिकेशन का मतलब बात, कम्युनिकेशन टूल्स क्या है इसमें ये भी देखेंगे, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। चलो क्वेश्चन पहले से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया यानी मीडिया का मल्टी यानी कई रूप, मल्टी कहीं भी आया यानी कई सारा, मीडिया का कई सारा स्थान, जगह या यूज। तो मल्टीमीडिया मतलब यूज ऑफ ओनली टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भैया, खाली टेक्स्ट वाला नहीं होगा दोस्तों। ओनली ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन नहीं, केवल ऑडियो विजुअल भी नहीं होगा। यूज ऑफ इंटरनेट ओनली नहीं दोस्तों, ओनली इंटरनेट का, यूज ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया टुगेदर, ये तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हाँ तो बी तुम्हारा सही होगा। देखो मल्टीमीडिया का अगर इंट्रोडक्शन देखो तो मल्टीमीडिया वो तकनीक है जिसमें एक से अधिक मीडिया एलिमेंट का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया के मुख्य घटक कौन से है दोस्तों, जैसे मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो, एनिमेशन, ये सब एलिमेंट है मल्टीमीडिया के। इन सभी के संयोजन इंफॉर्मेशन को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाता है हमारा मल्टीमीडिया। तो इसका यूज कहाँ है मल्टीमीडिया का दोस्तों, एजुकेशन में, ऑनलाइन लर्निंग में मल्टीमीडिया का यूज है। इंटरटेनमेंट जैसे मूवी गेम के लिए, एडवर्टाइजिंग यानी प्रचार के लिए, प्रेजेंटेशन तुम्हें किसी का देना हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ भी मल्टीमीडिया का यूज है तुम्हारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टूल्स। दोस्तों एक की पॉइंट याद रखना, कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी चीज़ अगर सिंक्रोनस हो तो सिंक्रोनस का मतलब वो चीज़ टाइम से बंधा हुआ है, टाइम से क्या है, लिमिटेड है। टाइम से लिमिटेड का मतलब दोस्तों टाइम से बंधा हुआ, टाइम से लिमिटेड है, ये टाइम से बंधा हुआ है, ठीक है ना। और एसिंक्रोनस कभी भी आ जाए, एसिंक्रोनस यानी इसी सिंक्रोनस में असिंक्रोनस आ जाए, यानी इसका क्या होगा, असिंक्रोनस क्या होगा, तुम्हारा सिंक्रोनस का अपोजिट फॉर्म है। इसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं रहता, यानी टाइम का कोई भी लेना देना नहीं रहता है, लेकिन सिंक्रोनस में टाइम का लेना देना होता है। एक की ऐसे भोजपुरी भाषा में या तुम्हारी देहाती भाषा में अगर देखें
तो एक जिम्मेदार व्यक्ति क्या होता है, सिंक्रोनस होता है जो तुम्हारे सामाजिक मूल्यों को लेकर, यानी सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कोई काम करता है, यानी किसी न किसी से बंधा हुआ, या माता पिता के मूल्यों पर चलेगा, या सामाजिक नियमों को देखते हुए उसके अनुसार चलेगा, तो वो सिंक्रोनस के अंतर्गत आएगा। और कोई कम्युनिकेशन, देखो यहाँ पर इंटरनेट की बात हो रही है, तो अगर कोई कहीं भी सिंक्रोनस शब्द आए तो उसका हम अर्थ समझा रहे हैं। एसिंक्रोनस यानी कोई लापरवाह व्यक्ति आया गया, कब नहीं गया, यानी किसी से बंधा हुआ नहीं रहेगा। बाकी अगर पढ़ाई के बारे में देखो, कम्युनिकेशन के बारे में देखो, तो ये टाइम से मतलब ये रहेगा, सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। एसिंक्रोनस यानी वो टाइम से रिपीट नहीं करेगा, बल्कि कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, एक निश्चित दायरा नहीं होता है। एसिंक्रोनस का एक निश्चित दायरा नहीं होता है। अब इस आधार पर कोई भी सिंक्रोनस के साथ शब्द जुड़ा हो तो उसको तुम जोड़ देना, जो मैंने बताया है। जैसे देखो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, तो देखो ईमेल सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। तुम सोचो, ईमेल मान लो कि तुम एक व्यक्ति E1, दूसरा व्यक्ति E2, ईमेल भेजा गया किसी एक ही व्यक्ति पर भेजा गया, तो ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पर ही ये दोनों एक ही साथ पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी ये पहुँच सकते हैं। यानी ईमेल में किसी प्रकार के सिंक्रोनस कम्युनिकेशन नहीं कहा जा सकता है। कभी भी गया, कभी भी उसने पढ़ा, कभी भी उसका रिप्लाई दे दिया, यानी कोई एक टाइम पर ये बंधा हुआ हमें नहीं दिख रहा है। अब देखो, अब डिस्कशन फोरम माने एक जगह जहाँ पर डिस्कस हो रहा है, डिस्कशन करना है, तो ये भी टाइम से हमें कोई नहीं लग रहा है कि टाइम से इसमें कुछ लेना देना। ब्लॉग यानी तुम कहीं गए, ब्लॉग बना दिए, ये सब है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी टाइम से नहीं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब तुम ही बताओ, तुम किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मान लो मीटिंग हो रही है, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मीटिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, तो अगर ये कोई बात बोलेगा तो उसका तुरंत इसका जवाब इसके तरफ से होगा, यानी एक सिंक्रोनाइज वे में काम होगा कि नहीं होगा? होगा ना, एक का प्रभाव दूसरे पर तुरंत पड़ेगा। एक सिंक्रोनाइज वे में काम होगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार से क्या होगी? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगी। तो जो मैंने इस चीज़ को बताया, अगर जो व्यक्ति समझ लिया होगा, तो कभी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में कोई लापरवाही नहीं करेगा, ठीक है ना, वो तुरंत उसका उत्तर बता देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इसी को समझते हैं थोड़ा और। पहला नंबर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सही उत्तर है। और देखा जाए कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में दो या अधिक व्यक्ति एक ही समय पर रियल टाइम, देखो टाइम आ गया ना यहाँ पर, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन करते हैं। रियल टाइम यानी उसी समय पर कोई एक दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति उसी समय पर क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हो। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन कम्युनिकेशन से भी है। हाँ दोस्तों, ये कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन हो सकता है, इसमें क्या है। लेकिन इन सिंक्रोनस शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। सिंक्रोनस टाइम से बनता हुआ होता है, नियमित होता है, किसी से मिलकर चलेगा, बनकर चलेगा, इंटरेक्ट होकर चलेगा। ए सिंक्रोनस बिल्कुल इसका उल्टा होगा, ठीक है ना। चलो इसमें देख लो, सिंक्रोनस टूल्स का उदाहरण क्या क्या होंगे। इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के उदाहरण है, कम्युनिकेशन उदाहरण लाइव चैट हुआ, ऑडियो कॉल हुआ, ये सब सिंक्रोनस, यानी एग्जैक्ट टाइम पर सब काम होगा। लाइव चैट, ऑडियो कॉल, डायरेक्ट फोन से किसी से बतिया रहे हो, ये भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। टूल्स हटाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी में देख लो, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में रिस्पांस तुरंत आवश्यक नहीं होता है, कभी भी भेजे कभी भी रिस्पांस आया, कोई मतलब नहीं। जैसे ईमेल हुआ, ब्लॉग हुआ, फॉर्म हुआ, ये कम्युनिकेशन का ही दोस्तों पार्ट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो ईमेल में क्या हो, एसिंक्रोनस है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ईमेल में तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, डिस्कशन में तुरंत टाइम के साथ रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। डिस्कशन फोरम में ये भी एसिंक्रोनस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रियल टाइम इंटरेक्शन एक दूसरे से होता है। ब्लॉग क्या होता है, कोई भी ब्लॉग वीडियो बनाया वो क्या करता है, अपलोड कर देता है। तो एक समय में वो खुद बनाया और दूसरे समय में एक लोग केवल, बाकी लोग उसको क्या करेंगे, देखेंगे। केवल एक तरफ हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि ये जनता देखी और उस आदमी से भी बात करने लगी, नहीं, एक समय में एक ही काम हो रहा है, एक ही तरफ हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन। अगला है कि IoT का फुल फॉर्म तुम्हारा क्या है, पूरा नाम क्या है IoT का, यानी इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो तुम्हारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगा, इसका मतलब क्या होता है। तो चलो आगे दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही होगा। और इसका बारे में अगर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये, तो देखो IoT एक ऐसी तकनीक है जिसमें भौतिक वस्तु है, यानी जो भी थिंग्स है, जितनी भी थिंग्स का मतलब होता है वस्तु, सामान, वस्तु, तो जितनी भी भौतिक वस्तु है, जितनी भी सामान है, जैसे सेंसर्स हो, कोई भी सेंसर हो गया, डिवाइस हो गया, या कोई अप्लियंस हो गया, अप्लियंस हो गया, या कोई भी मैंने थिंग्स हो, कोई भी वस्तु हो, वो इंटरनेट से जुड़कर डेटा कलेक्ट और एक्सचेंज करती है। तो ऐसी डिवाइस IoT के मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैंने एक ऐसी डिवाइस है जो
इंटरनेट से जुड़कर डेटा को कलेक्ट कर सकती है या एक्सचेंज करती है, यानी अपने डेटा को या तो कलेक्ट कर सकती है या डेटा को दे सकती है वो डिवाइस, यानी जिसका अपना आईपी एड्रेस हो, सभी जिसका भी आईपी एड्रेस हो। तो मैं बताया नहीं कि जो भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है उन सब का अपना क्या होता है, वैसे डिवाइसेस का अपना आईपी एड्रेस होता है। आईओटी क्या है, तो ये अभी मैंने बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं का इंटरनेट, यानी ऐसा सेंसर्स, ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़कर डेटा को कलेक्ट करे या एक्सचेंज करे, वो सभी आईओटी के अंतर्गत आती हैं। आईओटी की फंक्शन देखो तो रिमोट मॉनिटरिंग है, ऑटोमेटेशन है, स्वतः उसको क्या करती है उसको देखेगी, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है। एग्जाम्पल देखो सबसे बढ़िया, तुम्हें और ज़्यादा क्लियर करेगा एग्जाम्पल। तो चलो एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे देखो तो हो गया तुम्हारा क्या, स्मार्ट होम डिवाइसेज, जो भी इस घर पे स्मार्ट होम डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट के माध्यम से क्या होती हैं, अपने कार्य संपादित करती हैं। स्मार्ट वॉचेज, जैसे स्मार्ट वॉचेज है वो भी देखते हो कि नहीं, वो क्या होता है, तुम्हारा मोबाइल पर फ़ोन आता है तो उस पर भी अटैच हो जाता है। स्मार्ट वॉचेज भी इसमें इंटरनेट से चलते हैं, उसमें सारी चीज़ होती हैं। तो जैसे स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम इस समय आ रहा है, ये सब आईओटी है, क्योंकि सब इंटरनेट के माध्यम से ये सब क्या हो रहे हैं और ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं और ज़्यादा एडवांस्ड होते जा रहे हैं। इससे स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम इसमें बन रहा है, सब आईओटी के क्या ये सब उदाहरण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वर्चुअल रियलिटी। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है, वर्चुअल यानी आभास होना, रियलिटी यानी वास्तविक चीज़ का आभास होना, यानी ऐसे लगे जैसे वास्तव में वो काम हो रहा हो वास्तविक। जैसे तुम सपना देखते हो तो अचानक सपना देखते हुए उठ जाते हो, तो उठने से पहले जो सपना देख रहे होगे वो एकदम लगता है कि वास्तविक वो मेरे साथ हो रहा है। तो उस आभास को ही तुम अपना वर्चुअल रियलिटी अपने आप में कह सकते हो। लेकिन यही बात जब सिस्टम किया जाए तो एक ऐसा सिस्टम, जिसे मान लो कि तुम एक ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए, मान लो कभी तुम बाइक नहीं 4 व्हीलर तुम नहीं चलाए हो, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिसमें 4 व्हीलर के सारे इनको इक्विपमेंट हो और सामने तुम्हारा क्या हो, चित्र मॉनिटर हो या कोई ऐसा हो जो स्क्रीन हो। तो इसमें तुम कोई भी काम करो तो ऐसे तुम्हें आभास होगा कि तुम्हारी गाड़ी क्या हो रही है, चल रही है, और इसमें सारे रास्ता भी दिखते रहेंगे, रोड पेड़ पौधे सब दिखते रहेंगे स्क्रीन में। और इस सिस्टम में क्या रहेगा, तुम बैठ जाओगे, सीट रहेगी, ये तो स्थिर रहेगा, लेकिन स्क्रीन के माध्यम से ऐसा इसको बनाया जाता है ताकि तुम्हें लगेगा कि ब्रेक मारोगे तो वो गाड़ी रुकती हुई प्रतीत होगी, स्क्रीन के माध्यम में लगेगा, सीटी मारोगे तो लगेगा कोई जो है हट रहा है तुम्हारे आगे के सामने से। तो ये ऐसा तुम्हें रियलिटी महसूस होगी, लेकिन वो रियल होता नहीं है। और ये किस में हम देखते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी, इसी को हम वर्चुअल रियलिटी को एक अन्य नाम सिमुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में क्या, हमें आभासी वास्तविक हमें आभास होता है कि ये वास्तविक हो रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तो कुल मिला के एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जिस पर तुम जाओ तो तुम्हें लगेगा वास्तविक में वो जैसा सिस्टम काम करता है वो कर रहा है, लेकिन कर रहा नहीं होता है हकीकत में। तो वर्चुअल रियलिटी हुई टेक्नोलॉजी यूज नहीं वर्चुअल रियलिटी, तो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी जो होता है ये वर्चुअल रियलिटी के जो है टेक्नोलॉजी जो है वर्चुअल रियलिटी तुम्हारा प्रतीत करा रहता है। ये 28 जून इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चलो देखते हैं इसके उत्तर क्या है। तो दोस्तों देखो इसका उत्तर भी तुम्हें यहाँ पर तो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी ही देखो तुम्हें इसमें देखने को मिला। सिमुलेशन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी क्या, वीआर क्या है, तो वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें यूजर को कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल इन्वायरमेंटल का अनुभव कराया जाता है। यानी कंप्यूटर जनरेटेड होता है, लेकिन कुल मिला के जो मैं तुम्हें समझाया वही है कि कंप्यूटर से तो बनाया जाता है, लेकिन जब उसमें जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि वो काम, जैसे गाड़ी 4 व्हीलर वाला उदाहरण मैंने दिया, कि लगेगा कि तुम 4 व्हीलर चला रहे हो, लेकिन वास्तव के रूप में वो सिस्टम वही रुका रहता है। तो कंप्यूटर से जनरेटेड ये सारी काम हो पाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल रियलिटी के मुख्य कंपोनेंट क्या है, सिमुलेशन हुआ, 3D ग्राफिक्स। 3D होता है दोस्तों, 3D का मतलब तुम्हारा तीनों डायमेंशन आता है। जैसे 3D मूवी इस समय आ रही है, जैसे लगता है कि सामने ये घटना घट रही है। तो 3D ग्राफिक्स होता है, सेंसर्स होते हैं, हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि डिस्प्ले होता है, सेंसर होता है, सेंसर 3D यानी लगेगा हकीकत रूप में तभी ना होगा जब 3D होगा। सिमुलेशन का मतलब बताया कि तुम्हें आभास होगा कि ये रियल ऐसे ही हो रहा है। अब नेक्स्ट इसी में देखो इसका यूज क्या है, यूज ऑफ VR। तो देखो क्या यूज है, एजुकेशन और ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग पीरियड में दोस्तों यूज होता है। हम लोगों ने भी ट्रेनिंग में अपने लोगों को चलाया था, सिमुलेशन हमें कराया गया था। गेमिंग में, गेमिंग ऐसे होते हैं कि तुम गेम खेलोगे तो लगेगा कि तुम वास्तविक रूप से ऐसे ही तुम्हारे साथ घटना घट रहा है। मेडिकल सिमुलेशन भी होते हैं दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन बेस्ड जो क्या था ये सब देख सकते हो, जो कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आखिरी प्रश्न रहेगा आज के लिए, ये आखिरी प्रश्न रहेगा। तो चलिए देखिए, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ आर्गुमेंट रियलिटी। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ आर्गुमेंटेड रियलिटी। मेन पर्पज़ क्या है भैया आर्गुमेंटेड रियलिटी का? तो पहला है रिप्लेस रियल वर्ल्ड कम्प्लीटली, ये गलत हो गया। स्टोर लार्ज डेटा, ये भी गलत है। प्रोवाइड नेटवर्क सिक्योरिटी, ये भी गलत है। इनहेंस रियल वर्ल्ड विथ डिजिटल एलिमेंट, यानी डिजिटल एलिमेंट के साथ, डिजिटली अवयव के साथ वास्तविक दुनिया को इनहेंस यानी बढ़ाना। देखो अभी तुम्हें समझ में आएगा जब इस चीज़ को हम यहाँ पर समझाएंगे। तो इनहेंस रियल वर्ल्ड विथ डिजिटल, पहले देखो आर्गुमेंटेड रियलिटी क्या है। तो आर्गुमेंटेड रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल पर डिजिटल इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो इमेज हुआ, ग्राफिक्स हुआ, डेटा हुआ, इसको ओवरलैप किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ था, देखो यहाँ पर और समझ लो। आर्गुमेंटेड रियलिटी का मतलब, और जैसे देखो रियल टाइम इंफॉर्मेशन इन्हेंसमेंट, रियल टाइम इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, इन्हेंस करने के काम में आएगा। इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए आएगा। इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस का मतलब, इसका मतलब ये होता है दोस्तों एक प्रकार का, AR का मतलब हुआ, पहले एक बात समझते हैं दोस्तों कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो AR फिल्टर हुआ, नेविगेशन ऐप्स हुआ, एजुकेशन ऐप्स हुआ, मतलब एजुकेशनल ऐप्स हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है आर्गुमेंटेड रियलिटी का मतलब ये होता है कि तुम्हें एक ऐसा इन्वायरमेंटल प्रदान कर देना, एक ऐसा पर्यावरण, इन्वायरमेंटल मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंटल प्रदान कर देना कि तुम्हें लगेगा कि वो चीज़ क्या हो रहा है, रियली तुम्हारे साथ ये सामने होता हुआ दिख रहा है। उसमें तो सिमुलेशन में एक मशीन में जाकर तुम बैठते थे तब ये होता था। इसमें पर्यावरण को ही उस अनुरूप बना देना जिस अनुरूप तुम चाह रहे हो, वो भी किसका प्रयोग करके, तो डिजिटल इंफॉर्मेशन यानी इमेजेस, ग्राफिक्स, डेटा, इन सबको ओवरलैप करके यानी उसको रियल दिखाना। जैसे मान लो यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हो, लेकिन डिजिटली बारिश का मौसम दिखा दिया जाएगा लाइटिंग का प्रयोग करके, इंटरनेट का प्रयोग करके, पेड़ पौधे लाइटिंग के द्वारा दिखा दिए जाएंगे, इन सब के प्रयोग करके। हाँ, तो ये सब एनिमेशन सारी चीज़ हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तुम्हारे आर्गुमेंटेड रियलिटी के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको ICT के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया, और इसके साथ ही साथ आपको दोस्तों इसको पार्ट 5 के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा दिखा देते हैं, समझा देते हैं। यानी मल्टीमीडिया क्या बताया कि मल्टीपल मीडिया एलिमेंट्स इसमें होते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह सब। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बताया जो रियल टाइम पर तुम्हारा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। IoT बताया इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो इंटरनेट से चलते हों उसे कहेंगे। AR का मतलब क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी यानी सिमुलेटेड इन्वायरमेंटल, यानी किसी एक पर्टिकुलर मशीन में तुम जाओगे और जब उसमें बैठोगे तो जिस कार्य के लिए वो पर्टिकुलर डिजाइन किया गया रहेगा तुम्हें वही होता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन वास्तविक ऐसा होता नहीं है। AR का मतलब इनहेंस रियल वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे खुले मौसम में तुम्हें अचानक डिजिटली बारिश होता हुआ दिखेगा, पेड़ पौधे आपस में दिखेंगे, ये मतलब रियली इनहेंस रियल वर्ल्ड को इनहेंस करता है। तो इस प्रकार से तुमने इन सारी चीज़ों को तुमने अच्छे से पढ़ा। तो इस प्रकार से दोस्तों ICT के पूरे मैंने मैराथन को समाप्त कराया, PIQ को भी मैंने समाप्त कराया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने सारी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश किया। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो से लाभ मिल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी भी जीवन में कुछ सुधार आए और ICT कैसे पढ़ा जाता है ये चीज़ देखने को मिले। अगर आपको लगे कि ये सारा काम आपके हित में है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।